चलिए, राम राम सभी को, गुड इवनिंग भी। ठीक है। और आवाज आ रही होगी, ठीक है। अब आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं कल जो आप लोगों को पढ़ा रहा था ना, उससे बेस्ट चलो दो क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लिख रहा हूँ, एक बार इनके आंसर बताना तो मुझे। क्वेश्चन वन। द मैन वोक अप। एक मिनट। द थीफ escaped when the man woke up। ठीक है। दूसरा, द स्नेक entered the room when the man woke up। ठीक है, ये दो सेंटेंस हो गए। एक बार ये बताओ, ये दोनों सही है गलत है? ये मतलब असल में जो कल हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बस मैंने रिवीजन के लिए एक बार लिख दिया कि कल वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रहा या नहीं रहा, ठीक है। गुड इवनिंग। अच्छा, 14 दिन बाद क्लास है, क्वारंटाइन में थे क्या? हो गया था कोरोना पॉजिटिव? सिम्टम्स थे क्या? देखो, लोग बता रहे हैं कि अभी कोरोना वगैरह ना थोड़ा जैसे वीक पड़ गया, मतलब इसका इफेक्ट थोड़ा सा कमजोर हो गया है, ठीक है। अब पता नहीं ये ऐसा है कि नहीं है, लेकिन हालांकि ये तो है कि इसमें मतलब ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अगर फॉलो करोगे, ठीक है। ऐसी चीजें जो मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लोग बताते हैं, जो खट्टी चीजें होती हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट वगैरह जैसे होते हैं, आंवला वगैरह होता है, तो बताते हैं ये खाते रहने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। मतलब इम्यूनिटी अच्छी रहने से फिर कोरोना जो होता है वो मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, हमारी बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता, ठीक है। तो तुम लोग भी थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया करो, थोड़ा सा वॉक वगैरह भी जाओ, ठीक है। बाकी तो तुम लोग सब समझदार हो, जो पढ़ रहे हो कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो, सब समझदार हो, देश दुनिया की जानकारी रखते होगे, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो, क्योंकि अब बहुत तेज कोरोना फैलना स्टार्ट हुआ है। मतलब जब से लॉकडाउन वगैरह का रिलैक्सेशन मिल गया ना, छूट मिल गई, तब से बहुत तेज बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम इससे बच पाएंगे टच में आने से या नहीं बच पाएंगे इन्फेक्शन से, वो दीगर बातें हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया, मतलब ठीक है, तो कम से कम हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो कि मतलब हमें डैमेज ना हो, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। अच्छा, सिस्टर थी कोरोना पॉजिटिव, अभी सही हो गई? काढ़ा, हाँ काढ़ा है। गर्म पानी है, ये पीना चाहिए, गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो, ठीक है। तो जो मतलब प्रिकॉशंस हो सकते हैं, बस उन्हीं को हम मतलब उन्हीं के सहारे अपने को बचा सकते हैं। बाकी अभी कोई मतलब इसका क्योर तो है नहीं, मतलब इट इज नॉट अ क्योरेबल डिजीज येट। क्योरेबल तो अभी है नहीं, लेकिन हाँ प्रिवेंशन है। हाँ। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। मैंगो तो मुझे नहीं पता, मैंगो तो किसी ने नहीं कहा आज तक कि मैंगो खाने से इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन आंवला वगैरह है, नींबू वगैरह है, बाकी चीजें होती हैं, उनसे तो हो ही जाती है। ट्रीटमेंट चल रहा है सिस्टर का, चलो भाई, मेरी बेस्ट विशेष है कि जल्दी से रिकवरी हो जाए, ठीक हो जाए, घर आए। चलिए देखिए, आते हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना अपने शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम व्हेन का यूज करें किन्हीं दो ऐसे एक्शंस को रिलेट करने के लिए जो सेम टाइम में हो रहे हो, मतलब एक पहले से हो रहा हो और दूसरा उसके बीच में हो जाए, तो जो पहले से हो रहा था हम उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख देते हैं, और जो बाद में होता है उसे इंडेफिनिट टेंस में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा आई वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन ही केम, ठीक है। या जैसे मैंने लिख दिया आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन इट बिगेन टू रेन।
लेकिन अगर हम व्हेन का यूज किन्हीं ऐसे एक्शंस को रेफर करने के लिए करें जो सीक्वेंस में हुए, सीक्वेंस का मतलब एक पहले हुआ हो एक बाद में हुआ हो, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। फिर से मैं देखो बता देता हूं। हमने पढ़ा कि अगर हम व्हेन का यूज सीक्वेंस में हो रहे एक्शंस को रेफर करने के लिए करें, ठीक है, बात सुनो। तो अगर हम सीक्वेंस में होने वाले एक्शंस को रेफर करने के लिए व्हेन का यूज करें, तो होता क्या है कि जो पहले एक्शन होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होना चाहिए? अगर मान लो हमने व्हेन से दो एक्शंस कनेक्ट किए हैं जो सीक्वेंस में हुए हैं, लेकिन वो दोनों एक्शन सेपरेट हैं, सेपरेट का मतलब वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो फिर उनमें से जो पहले हुआ वो हम पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम व्हेन से किन्हीं दो ऐसे एक्शंस को कनेक्ट करें जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक एक्शन की वजह से ही दूसरा एक्शन हो रहा है, तो फिर उन दोनों को सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे यहां हमने लिखा थीफ एस्केप्ड, चोर भाग गया, मैन जग गया। तो अगर हम ये मान पाए कि वो मैन जग गया इसीलिए चोर भाग गया, तो ये इंटरडिपेंडेंट एक्शन है कि चोर भागा उसकी वजह है उस मैन का जग जाना। अगर मैन नहीं जगता तो हो सकता है वो थोड़ी बहुत देर और चोरी करता रहता, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है और हमें पता है ऐसा लॉजिकल है, बिल्कुल ऐसा लॉजिकल है, ऐसा होता है। भाई मान लो कोई चोर है, चोरी कर रहा है, और वो आदमी है जिसका घर में चोरी कर रहा है वो जग गया, तो इतनी चोर की हिम्मत नहीं होती ना कि फिर भी वहीं पे चोरी करता रहे, फिर तो उसको पता है ये पकड़ लेगा, मारेगा, तोड़ेगा, पुलिस बुला लेगा, तो वो भागता है तुरंत। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सही है, द थीफ एस्केप्ड व्हेन द मैन वॉक अप, ये इंटरडिपेंडेंट एक्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे आ जाते हैं, द स्नेक एंटर्ड द रूम व्हेन द मैन वॉक अप, कि स्नेक जो है वो रूम में तब एंटर हुआ जब आदमी जग गया। ये बेतुकी बात है। स्नेक जो है वो आदमी के जगने का या सोने का इंतजार नहीं करेगा। जैसे टीवी वगैरह में तो चलो दिखा देते हैं कि उसमें क्या नाम, वो इच्छाधारी नाग होता है, ठीक है, मूवी वगैरह में नहीं दिखा देते इच्छाधारी नाग है, तो इच्छाधारी कोई नाग हो मान लो, तब तो चलो वो इंतजार कर सकता है कि जब जग जाएगा तभी जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हमें पता है बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, स्नेक का एंटर करना रूम में और मैन का जगना ये दोनों सेपरेट एक्शंस हैं, ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ये सेपरेट एक्शंस हैं। अगर ये सेपरेट एक्शंस हैं तो जो इनमें से पहले हुआ वो हमें पास्ट परफेक्ट में लिखना चाहिए। अब पहले कौन सा हुआ होगा? पहले स्नेक ने एंटर किया होगा रूम में या पहले मैन जग गया होगा? तो मैंने क्या बताया था कि जब कॉन्टेक्स्ट से पता ना चल पाए और कंफ्यूजन हो तो हमेशा वेन के साथ लिखा गया एक्शन ही पहले होता है। तो इसका मतलब पहले ये जगह होगा, अगर ये पहले जगह होगा तो हैड वोकन अप लिख दो, ठीक है, बस मतलब अब तो लिखा ही हुआ, चलो। तो बस ये है कि द स्नेक एंटर्ड द रूम एंड द मैन हैड वोकन अप, ठीक है। तो ये हमारा कल का कॉन्सेप्ट था, अच्छी बात है तुम लोगों को अभी तक रिवाइज है, याद है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब आज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो, द मूवी डैश एट 8 PM टुमारो, ठीक है। ये ब्लैंक हमें फिल करना है। ऑप्शन हो गया स्टार्ट, विल स्टार्टेड, हैव स्टार्टेड, स्टार्टेड। चलो आंसर बताओ। आई डू इट का नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट इट, स्ट्रेस के साथ कहना पड़ेगा डू नॉट को, स्ट्रेस के साथ में डू नॉट ही बोलना पड़ेगा, आई डू नॉट इट। अब देखो यहां पे एक चीज समझना, विल जो है ये मॉडल है, मॉडल्स के साथ में सेकंड थर्ड फॉर्म आती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो अनग्रामेटिकल है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने हैव स्टार्टेड स्टार्टेड लिखा। अब ध्यान से देखना, हैव स्टार्टेड प्रेजेंट परफेक्ट है, स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट है। हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों पास्ट के एक्शन होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एक्शन पास्ट के होते हैं तो यहाँ पे टाइम जो लिखा है तो फ्यूचर का है। भाई मान लो अगर यहाँ पे टुमारो नहीं लिखा होता तो फिर डी ऑप्शन आंसर हो सकता था, लेकिन जब टुमारो लिख दिया तो ये पता चल गया तो फ्यूचर इवेंट है। अगर ये फ्यूचर इवेंट है तो ना हम पास्ट परफेक्ट यूज कर पाएंगे ना पास्ट इंडेफिनिट यूज कर पाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों पास्ट के एक्शन होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट का ही एक्शन होता है और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट का ही एक्शन होता है। क्योंकि टाइम हमारा फ्यूचर है तो हम पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में से किसी का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हाँ, ये हट गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं, स्टार्ट आ गया, ठीक है। स्टार्ट ये मतलब जब एक ही बचा तो ये हमारा आंसर हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट।
लेकिन अब हमें देखना है यहाँ पे कि जो स्टार्ट हमने लिखा है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, ठीक है। और ये जो हमने टाइम लिखा है ये फ्यूचर का टाइम है। तो अगर हमारा टाइम फ्यूचर है तो हम टेंस प्रेजेंट का क्यों लिख रहे हैं, तब तो हमें फ्यूचर लिखना चाहिए था, विल स्टार्ट। लेकिन खैर विल स्टार्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है। होता विल स्टार्ट ऑप्शन में तो हम लिख देते, लेकिन विल स्टार्ट तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया स्टार्ट। तो कुल मिला के अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर तो हमारा हो गया स्टार्ट। ठीक है। अब इसके आगे की कहानी समझ लें कि जब टाइम फ्यूचर है तो हमने टेंस फ्यूचर का क्यों नहीं लिखा और स्टार्ट कैसे लिख दिया, कैसे सही हो गया। तो ये मैं समझा देता हूं कैसे सही हो गया, उसको देखो समझना। देखो, ये जो फ्यूचर एक्शंस होते हैं ना, मतलब फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, फ्यूचर में होने वाली घटनाएं होती हैं, इनको हम किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इनको एक्सप्रेस करने के ना कई तरीके होते हैं। फ्यूचर इवेंट्स जो होते हैं, आई डोंट डू इट, बढ़िया बच्चे, हाँ। इट नहीं था, ईट था, बच्चे ने जो पूछा था ना, आई डू ईट था। हाँ, तो देखो यहाँ पे समझना ध्यान से। फ्यूचर एक्शंस जो होते हैं, जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, उनको लिखने के ना हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। उनके लिखने के, हाँ, स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा। ध्यान नहीं दिया, देखो ये क्वेश्चन टाइप करते हैं ना, ध्यान नहीं दिया बच्चे, स्टार्ट होगा। हाँ, द मूवी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, स्टार्ट होगा। ये गलती से स्लाइड में मिस टाइप हो गया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट्स लिखना, ठीक है। खैर, बात फिर से करते हैं वही। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो फ्यूचर एक्शंस होते हैं इनको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, तरीका डिपेंड करता है एक्शन के टाइप पे। तो मतलब जो एक्शन का टाइप होता है ना, वो डिसाइड करेगा कि हम क्या लिखेंगे। एक्शन के टाइप से मतलब क्या है, मैं समझाता हूं, उसको ध्यान से समझना। देखो, अगर हम अगर हम फ्यूचर के किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो कि एक प्रोबेबिलिटी है, या जो हमारी विलिंगनेस का एक्सप्रेशन है, तो हम विल सेल मॉडल्स का यूज कर लेंगे। अगर मान लो हम फ्यूचर के किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो हमारी प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है या विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम विल और सेल मॉडल्स का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ बिल्कुल बच्चे, स्टार्ट से होगा, वो गलती से स्टार्ट लिखा रहा है, उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब कैसे इसको समझना, जैसे मैंने लिखा आई शैल आई शैल गो बाय कार, ठीक है। दूसरा, दे विल गेट लेट। तो देखो, अगर हम विल और शैल लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये फ्यूचर के इवेंट्स हैं। अब ये कैसे फ्यूचर इवेंट है ये समझना। दे विल गेट लेट ना, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रिडिक्शन होता है, समझ जाना। अगर हम फ्यूचर में होने वाले एक्शन को प्रिडिक्ट करें कि ऐसा होगा, तो हम विल शैल का यूज करते हैं। सो दे विल गेट लेट जो है ना, ये फैक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, तो अभी तो फैक्ट हो नहीं सकता। लेकिन ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये प्रिडिक्शन है। तो दे विल गेट लेट जो है ना, ये एक प्रिडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, आई शैल गो बाई कार, ये प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि अपनी बात बता रहा है, तो ये अपना डिसीजन डिक्लेयर कर रहा है, ये इसकी विलिंगनेस है। तो जो हमारे डिसीजंस होते हैं, हमारी चॉइस होती है, उसको जब हमें एक्सप्रेस करना होता है फ्यूचर से रिलेटेड, तो हम विल सेल का यूज करते हैं। या फ्यूचर में होने वाली जब किसी घटना को हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो हम विल सेल का यूज करते हैं। तो एक तो ये ध्यान देना, जो फ्यूचर के एक्शंस प्रिडिक्शन होते हैं या जो विलिंगनेस होते हैं, उनके लिए हम विल सेल का यूज कर लेते हैं। फिर इसके अलावा और किस टाइप के एक्शंस होते हैं फ्यूचर में। अब मान लो हम फ्यूचर के किसी ऐसे एक्शन की बात करें जो कि हमारा इन्फ्रेंस हो, ठीक है, या कोई इंपेंडिंग एक्शन हो। इन्फ्रेंस या इंपेंडिंग एक्शन। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, देखो मैं तुम्हें समझा दूं। इन्फर का मतलब होता है कंक्लूड करना, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन। मान लो हमारे आसपास की जो प्रेजेंट के सिचुएशंस हैं, उस प्रेजेंट के सिचुएशन के बेसिस पर हमने कोई मतलब कंक्लूजन निकाल लिया कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है। या इम्पेंडिंग का मतलब होता है नियर इन फ्यूचर। इम्पेंडिंग का मतलब होता है दैट इज श्योर टू हैपन, कुछ ऐसा जो श्योर है कि होगा जरूर, ठीक है। तो ऐसे फ्यूचर के एक्शंस जिनको लेकर हम श्योर हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि उनको, उनके जो सिम्टम्स हैं वो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। मान लो फ्यूचर में कोई ऐसे सिम्टम्स एग्जिस्ट कर, प्रेजेंट में कोई ऐसे सिम्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके बेसिस पर हम फ्यूचर में होने वाली घटना को रेफर कर रहे हैं कि होगा, तो वहां पे गोइंग टू का यूज क्या करो, जैसे कि दे आर गोइंग टू लूज दिस मैच। अब जैसे मान लो कोई मैच चल रहा है, तो हमने देखा कि मैच में एक साइड है, ठीक है। अब उनको 2 ओवर में
40 रन बनाने हैं, ठीक है। या मान लो हमने देखा कि उनको 2 ओवर में 45 रन बनाने हैं, और जो उनके बैट्समैन अब खेल रहे हैं वो लास्ट मतलब पेयर खेल रहा है, मतलब लास्ट उनके 11th और मतलब 10th 11th प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं। तो वो इतने अच्छे बैट्समैन भी नहीं, हर एक बॉल डॉट के ले जा रहे हैं। तो हमने कह दिया कि भैया ये जो सिचुएशन है, जिस हिसाब से रन बनाने हैं, जितनी बॉल बची हैं और ये जो लोग खेल रहे हैं और जो उनके बॉलर करने वाला बॉलर है, उसके हिसाब से हम मतलब ऐसा कंक्लूड कर रहे हैं कि ये मैच जीतेंगे नहीं, अब हार ही जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गोइंग टू लिख दिया। तो जो फ्यूचर एक्शंस हमारा इन्फ्रेंस होते हैं, जिनको हम प्रेजेंट की सिचुएशन के बेसिस पर इन्फर कर लेते हैं और हम श्योर होते हैं कि अब ये होने जा रहा है, तो उनको गोइंग टू के साथ लिखा करो, ठीक है। ही इज गोइंग टू जंप इनटू द रिवर, ठीक है। मान लो हमने कोई पर्सन देखा नदी के किनारे खड़ा है, और उसके पोस्चर से हमने ये आइडिया लगा दिया कि ये जंप करने जा रहा है, मतलब उसके हालचाल से, उसके पोस्चर से हमने ये आइडिया लगा लिया कि ये जंप करने वाला है, ठीक है। तो हमने कहते हैं ही इज गोइंग टू जंप इनटू द रिवर। तो इसका मतलब अभी वो जंप नहीं किया, जंप करेगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी वो मैच हारे नहीं है, हारेंगे वो फ्यूचर में, लेकिन जो प्रेजेंट की सिचुएशन है ना, उनसे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये हारेंगे और ये जंप करेगा, ठीक है। तो जो फ्यूचर में होने वाले एक्शंस मतलब हमारा इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनका मतलब प्रेजेंट में प्रूफ एग्जिस्ट होता है, तो जब हम किसी प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग प्रूफ के बेसिस पर फ्यूचर के किसी इवेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, तो गोइंग टू का यूज क्या करो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम बाहर निकले, हमने देखा कि बादल हो गए, बारिश का माहौल सारा तैयार हो गया, तो हमने कह दिया इट इज गोइंग टू रेन। इट इज गोइंग टू रेन का मतलब हम ये बात कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स, कि प्रूफ पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और उस प्रूफ के बेसिस पर ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके के फ्यूचर एक्शन हो गए। और देखो कैसे फ्यूचर एक्शंस होते हैं, और कुछ फ्यूचर एक्शंस होते हैं स्केड्यूल्ड। मान लो कुछ फ्यूचर एक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले से ही स्केड्यूल्ड हैं, पहले से उनका शेड्यूल बना हुआ है, या वो पहले से ही टाइम टेबल्ड है। तो जो फ्यूचर एक्शंस टाइम टेबल्ड होते हैं या स्केड्यूल्ड होते हैं, उनको हम लिख देते हैं इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि हमने लिखा द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 6 PM, ठीक है, ये लिख दिया। या एक सेंटेंस में यहां पे और लिखना चाहूंगा, इंडिया एक मिनट कुछ और लिखता हूँ, एक मिनट सोचो, तो दोनों सेम टाइप के एग्जांपल हो जाएंगे, थोड़ा डिफरेंट लिख देता हूँ। जैसे हमने लिखा वी हैव अ मीटिंग नेक्स्ट संडे, ठीक है। अब देखो ये देखना, इन दोनों एग्जांपल से समझने का। अब जैसे हमने कहा द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 6 PM एंड वी हैव अ मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट संडे या सैटरडे जो भी, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ट्रेन का आना जाना है, तो हमें पता है कि ट्रेन का आना जाना शेड्यूल्ड होता है। भाई ट्रेन जो होती है वो एक शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं कि ये ट्रेन इतने बजे आएगी, इतने बजे जाएगी, ठीक है। हाँ, अब देखो ये जो शेड्यूल्ड एक्शंस होते हैं जो कि फ्यूचर में होंगे और जिनको पहले से ही मतलब टाइम टेबल कर रखा है कि किस दिन कितने बजे कहां पर होंगे, तो ये एक्चुअल में काइंड ऑफ फैक्ट होते हैं। मतलब एग्जैक्ट फैक्ट तो नहीं होते हैं क्योंकि वो हो नहीं पाए होते हैं, लेकिन चूंकि वो पहले से शेड्यूल्ड टाइम टेबल है और उसी हिसाब से उनको होना होता है, तो दे आर फैक्ट। तो हम उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे ये लीव्स, ट्रेन का आना जाना है, ये शेड्यूल्ड एक्शन है। मीटिंग का होना भी शेड्यूल है। आप अपनी मर्जी से कभी भी तो मीटिंग प्लान नहीं कर दोगे ना, भाई मीटिंग को पहले शेड्यूल करना पड़ेगा, और जिन लोगों को मीटिंग में आना है उनको पहले से बताना पड़ेगा कि किस बजे, कितने बजे, कहां पर, किस दिन आना है, ठीक है। आप रेंडमली तो मीटिंग प्लान नहीं कर सकते। तो ये जो शेड्यूल से होने वाले एक्शंस होते हैं, मान लो हमने कोई एक्शन पहले से शेड्यूल कर रखा है जो फ्यूचर में होगा, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख देते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, ये जो शेड्यूल्ड एक्शंस होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो उसी शेड्यूल को फ्रीक्वेंटली फॉलो करते हैं, जैसे ट्रेन का आना जाना। तो ट्रेन का जो शेड्यूल होता है ना, वो एक बार बना दिया जाता है और फिर ट्रेन उसी हिसाब से आती जाती रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ट्रेन का हर बार आने जाने पे शेड्यूल बनाना पड़ता है, ठीक है। हर बार अगर हम ट्रेन के आने जाने पे उसका शेड्यूल बनाएंगे, मतलब रोज के हिसाब से अगर हम ट्रेन का शेड्यूल बनाएंगे, तो फिर ऐसे तो बहुत से लोगों की ट्रेन मिस होती रहेंगी। तो ट्रेन का शेड्यूल एक बार बना दिया जाता है और फिर ट्रेन उसी शेड्यूल को फ्रिक्वेंटली फॉलो करती है। लेकिन जैसे मीटिंग वाली सीन है, ठीक है,
ये हो सकता है कि वन टाइम शेड्यूल हो, ये फ्रिक्वेंट ना हो, ये वन टाइम शेड्यूल हो। मान लो हम कोई मीटिंग रख रहे हैं और वो मीटिंग फ्रिक्वेंटली नहीं होती है, एक ही बार रखी जा रही है, एक ही बार उसका शेड्यूल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो शेड्यूल्ड एक्शंस होते हैं इनका ध्यान रखना है, दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे एक्शंस होते हैं जो उसी शेड्यूल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, जैसे कि देखो स्कूल्स का होता है अपने यहाँ। तो अपने यहाँ क्या होता है, मई में स्कूल्स की छुट्टियां हो जाती हैं, मिड ऑफ मई से स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, फिर जुलाई में स्टार्ट होते हैं। तो ये ऐसे ही होता है, मतलब इसी तरीके से होता ही है वो, इसी तरीके से मतलब फ्रिक्वेंटली वही शेड्यूल फॉलो करते हैं स्कूल्स वाले, ठीक है। तो सारे स्कूल्स फॉलो करते हैं उसी शेड्यूल को, ठीक है, और वो फ्रिक्वेंट शेड्यूल हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे ये बसेस का, ट्रेन का आना जाना है, ये भी रेगुलर शेड्यूल होता है, मतलब एक बार शेड्यूल बना दिया गया, उसी को वो रेगुलरली फॉलो करते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा ऑफिस जाने का शेड्यूल है, ऑफिस से आने का शेड्यूल है, वो भी फ्रिक्वेंट शेड्यूल होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हमारा रोज टाइम चेंज होगा, कि सोमवार को ऑफिस इतने बजे जा रहे हैं, मंगलवार को इतने बजे जा रहे हैं। तो एक हमारा शेड्यूल होता है, वो इतने बजे ऑफिस आना है, इतने बजे ऑफिस से जाना है, तो वो भी एक रेगुलर शेड्यूल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ शेड्यूल ऐसे होते हैं जो वन टाइम के लिए होते हैं। मान लो कोई फैमिली मीटिंग हो रही है, कोई फैमिली गैदरिंग हो रही है, ठीक है। तो फैमिली एक बार इकट्ठी हो रही है, दोबारा कब इकट्ठे होंगे कब नहीं इकट्ठे होंगे तो हम पहले से उसको बता नहीं सकते, तो वो वन टाइम के लिए शेड्यूल बनता है और वन टाइम के लिए वैलिड होता है। जैसे शादी बारात होती है, मान लो किसी पर्सन की शादी है, ठीक है। तो वो जो फंक्शन वगैरह होगा वो एक बार शेड्यूल किया जाएगा, बार बार तो शादी होगी नहीं, रिपीटेशन तो शादी का होगा नहीं। तो बहुत से ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो एक ही बार के लिए शेड्यूल किए जाते हैं, वो वन टाइम शेड्यूल होते हैं, या तो वो दोबारा होते नहीं है, या फिर अगर होते हैं तो उनका फिर नया शेड्यूल बनता है। अब इसमें होता है क्या, जो फ्रिक्वेंटली उसी शेड्यूल को फॉलो करने वाले एक्शंस होते हैं उनको तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा करो, द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 6 PM एंड डन। अच्छा, जो एक्शंस वन टाइम के लिए शेड्यूल किए जाते हैं, जो एक्शंस वन टाइम के लिए शेड्यूल किए जाते हैं और नेक्स्ट टाइम उनका नया शेड्यूल बनता है, ठीक है, उनको अगर हम चाहें तो कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने लिखा ना, वी हैव अ मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे, तो अगर हम इसको चाहें तो आर हैविंग भी लिख सकते हैं, वी आर हैविंग अ मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। वी आर हैविंग अ मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे। तो मैं फिर से बता देता हूं, पूरी तरह ध्यान से सुनना। जो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं उनके लिए हम कॉमनली विल सेल मॉडल्स का यूज करते हैं, ये हमें पहले से पता है। लेकिन अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर का एक्शन है तो उसके लिए हमें विल सेल का यूज करना ही पड़ेगा, उसको हम अदर मतलब इन सम अदर वेज भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो जो दूसरे तरीके होते हैं वो डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा एक्शन हो फ्यूचर का जो कि हमारे डिसीजन को, हमारी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, या वो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन है, ठीक है हमारा, तो हम उसके लिए विल सेल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई फ्यूचर का ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में होगा और उसका प्रूफ प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब प्रेजेंट में कोई प्रूफ है, उस प्रूफ के बेसिस पर हम फ्यूचर के एक्शन को इन्फर कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर हम गोइंग टू का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर फ्यूचर में कोई एक्शन होगा जिसको पहले से शेड्यूल कर दिया गया, जिसको पहले से प्लान कर दिया गया, टाइम टेबल कर दिया गया, ठीक है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। लेकिन जो शेड्यूल्ड एक्शंस होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसा एक्शन जिसको शेड्यूल किया गया और वो फ्रिक्वेंटली उसी शेड्यूल को फॉलो करेगा। एक ऐसा एक्शन जिसको एक बार के लिए शेड्यूल किया गया, या तो वो दोबारा होगा नहीं, या फिर जब होगा तब उसका नया शेड्यूल बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों टाइप के एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। लेकिन जो एक्शन वन टाइम के लिए शेड्यूल्ड होते हैं उनको अगर हम चाहें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी आर मीटिंग अगेन नेक्स्ट मंडे, हम दोबारा अगले मंडे मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे तो कभी दोबारा नया मतलब शेड्यूल बनेगा। तो ये अपना ध्यान देना कि हम फ्यूचर के एक्शंस को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, इन्फ्रेंस का मतलब कंक्लूजन होता है, और कंक्लूजन जो होता है वो हमेशा किसी लॉजिक पे बेस्ड होता है। तो अगर प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको तुम लॉजिक या प्रूफ मान सकते हो तो फिर वो तुम्हारा इन्फ्रेंस है, ठीक है। ट्रेन विल लीव लिख दो, नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है। आप तो ट्रेन विल लीव लिख दोगे तो वो शेड्यूल वाला एक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका जो शेड्यूल रेफर करना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखो। द पीएम कम्स हियर टुमारो, बिल्कुल, और क्या शेड्यूल होता है। पीएम तो ऐसा नहीं होता ना कि जब मन हुआ जहां मन हुआ चले गए पीएम, ठीक है। पीएम को तो पहले से सब कुछ मतलब पहले से प्लान करके रखना पड़ता है, ठीक है। उस तरीके से एसपीजी को, एनएसजी जो भी उनकी प्रोटेक्शन में होता है उसको बताना पड़ता है, उस तरीके से वहां पे तैयारी की जाती है। तो जो भी शेड्यूल एक्शंस होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका आंसर स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल्ड है। मैच का शुरू होना, मूवी का शुरू होना, ये शेड्यूल होता है। नेक्स्ट देखो, कमल विल प्ले क्रिकेट इन द पार्क एट 11 AM टुमारो, ठीक है। सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन जो है ना बच्चे, इसका आंसर बताओ। कमल विल प्ले क्रिकेट इन द पार्क एट 11 AM टुमारो।
द ट्रेन विल लीव में तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन हो जाएगा, और क्या प्रिडिक्शन हो जाएगा। मान लो हम कोई जानते हैं चीज फ्यूचर में होगी तो हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। टू इज करेक्ट नहीं बच्चे, करेक्ट नहीं है। देखो मैं बताता हूं इसमें है क्या। ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ना, अगर इसमें ये एट 11 AM ना लिखा हो तो ये सही है। अगर ये हो ना कमल विल प्ले क्रिकेट इन द पार्क टुमारो तो ये सही है। देखो पता नहीं तुम लोग भूल गए हो शायद, मैंने एक एग्जांपल तुम्हारे साथ डिस्कस किया था कि वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। तो मान लो जैसे हमने टुमारो लिखा तो टुमारो 24 आवर्स का ड्यूरेशन है, ठीक है, 24 आवर्स की ड्यूरेशन है टुमारो। अब हम कह रहे हैं ये कल क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट 1 घंटा खेल लेगा, 2 घंटे खेल लेगा, मैं कहता हूँ 3 घंटे क्रिकेट खेल लेगा। अब इन 24 आवर्स में से वो 3 आवर्स कौन से हैं जब ये क्रिकेट खेलेंगे वो हमें पता नहीं है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिख देंगे कमल विल प्ले क्रिकेट एट द इन द पार्क टुमारो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम उस पॉइंट को डिफाइन कर दें जिस पॉइंट पे क्रिकेट खेल रहे होंगे, मान लो हमने एट 11 AM लिख दिया, तो एट 11 AM का मतलब मान लेते हैं कि ये है 11 AM, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। अब हम कह रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्रिकेट खेलने वाला एक्शन इफेक्टिव होगा। अच्छा ऑब्वियस ही बात है, ना वो इससे पहले हमेशा इफेक्टिव रहा होगा ना इसके बाद हमेशा इफेक्टिव रहेगा, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये इफेक्टिव होगा, तो एक्शन टेम्पररी हो गया। टेम्पररी हो गया तो हमें इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ेगा, विल बी प्लेइंग। तो अगर हम ये एट 11 AM ना लिखें तब तो फ्यूचर इंडेफिनिट ठीक है, लेकिन जब एट 11 AM लिख दोगे, ठीक है, तो एट 11 AM जो है, ठीक है, एट 11 AM जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है टाइम का, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्शन इफेक्टिव होगा, ठीक है, वो हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो टेम्पररी है, केवल उसी पॉइंट के लिए वैलिड है, ना वो उससे पहले हमेशा वैलिड था ना उसके बाद हमेशा वैलिड रहेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा कमल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क एट 11 AM टुमारो। थर्ड में आ जाओ, द मैन विल बी वेटिंग एट द स्टॉप फॉर 30 minutes एट 9 o'clock। अब हम कह रहे हैं कि कोई पर्सन है वो किसी स्टॉप पर 30 मिनट से इंतजार कर रहा होगा 9 बजे, ठीक है। तो अगर हमने विल बी वेटिंग लिखा है ना, तो इसका मतलब ये 9 बजे फ्यूचर के हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं फ्यूचर में जब 9 बजेंगे उस समय कोई पर्सन 30 मिनट से इंतजार कर रहा होगा किसी स्टॉप पे। चलो अभी बताओ सही है गलत। इज प्लेइंग नहीं, विल बी लिखो, टुमारो नहीं दिखाई पड़ रहा है, प्रिडिक्शन हो गया। अबे पगलू, इज प्लेइंग इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि टुमारो लिखा है तो ये प्रिडिक्शन है, समझे। टाइम डिसाइड्स द टेंस, पढ़ा नहीं, टाइम डिसाइड्स द टेंस। हाँ अब देखो ये जो हमारा थर्ड एग्जांपल है ना, इसमें क्या है कि हमने यहां पे टेंस लिखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, और ये हमने फॉर 30 मिनट्स लिखा ड्यूरेशन है। अब हमने क्या पढ़ा था कि ड्यूरेशन के साथ में हम इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हैं अगर वो उतनी ही ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव हो, ना उससे कम ना ज्यादा। मतलब अगर हम यहाँ पे लिख दें द मैन विल वेट, तो चलो एक बार में सही हो सकता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि हम ड्यूरेशन के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिख सकते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना विल बी वेटिंग, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अच्छा कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो ड्यूरेशन के साथ नहीं लिखा जा सकता। जब किसी एक्शन के साथ में उसकी ड्यूरेशन लिखी हो ना, और एक्शन कॉन्टिन्यूअस टेंस का, देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ये एक्शन अभी इफेक्टिव है, ठीक है, आगे चलता रहेगा। और 30 मिनट्स का मतलब ये कि 30 मिनट हो चुका है, तो इसका मतलब ये एक्शन एक ऐसा एक्शन है जिसमें 30 मिनट्स कंप्लीशन के हैं और बाकी एक्शन इनकम्प्लीट है। तो हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए, तो हमें लिखना चाहिए विल हैव बीन वेटिंग। अच्छा फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने ड्यूरेशन दे रखी हो तो चाहो तो हम वहां पे परफेक्ट टेंस भी लिख सकते हैं, वो परफेक्ट टेंस कंप्लीशन टाइम की शो करता है। तो अगर हम विल, बी हटा देना, ठीक है, अगर हम ये विल हैव बीन वेटिंग ना लिखना चाहे ना, तो हम विल हैव वेटेड भी लिख सकते हैं, द मैन विल हैव वेटेड एट द स्टॉप फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो या तो विल हैव वेटेड लिखो या विल हैव बीन वेटिंग लिखो। बेटा तुम लोग पगला गए हो क्या। कमल विल प्ले क्रिकेट, एक वो कह रहा है इज प्लेइंग लिख दें, एक वो कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख दें। कमल का क्रिकेट खेलना शेड्यूल्ड एक्शन नहीं होता है। शेड्यूल्ड एक्शन ट्रेन का आना जाना होता है, मूवी का स्टार्ट होना होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है जो मतलब जो शेड्यूल करके, मतलब जैसे मान लो कोई बोर्ड है, बीसीसीआई है, आईसीसी है, ठीक है,
तो वो शेड्यूल करते हैं, उनकी सीरीज होती है, पहले से उनके शेड्यूल्स होते हैं मैचेस के, उनका अपना एक कैलेंडर होता है। मोहन के क्रिकेट खेलने का कैलेंडर नहीं होता, पागलपंती मत दो, थोड़ी सी खोपड़ी यूज कर लिया करो, ठीक है। मैं मैच खेलने जाऊंगा तो मैं शेड्यूल के हिसाब से जाऊंगा। मैं कोई प्रोफेशनली मैच थोड़ी खेलता हूं, मैं तो शौकिया खेलता हूं, जिस समय मन होगा जाऊंगा। तो शेड्यूल कमल के मैच खेलने का नहीं होगा, पगलाओ मत, समझे, थोड़ा सोच लिया करो। रिजल्ट कहाँ दिया बेटा, नहीं दिया। 30 मिनट्स तो ड्यूरेशन है ना, रिजल्ट तो हाउ मच हाउ मेनी का रिप्लाई होता है। अगले में आ जाओ। दे विल हैव बीन कैचिंग लॉट्स ऑफ फिश टिल द इवनिंग, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा लॉट्स ऑफ फिश, ये जो लॉट्स ऑफ है ना, ये हाउ मच का रिप्लाई है, ये रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट है तो ये जो हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा ना, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि जब किसी एक्शन का रिजल्ट दे रखा हो तो रिजल्ट हमेशा कंप्लीशन पे ही आता है, तो उसको परफेक्ट टेंस में लिखा करो। तो यहां पे लिखो विल हैव कॉट, दे विल हैव कॉट लॉट्स ऑफ फिश टिल द इवनिंग। मतलब वही छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस करके हैं, बस वही ध्यान रखने। किसी भी एक्शन के साथ में अगर उसका रिजल्ट दिया गया, रिजल्ट हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई होता है, ठीक है, तो उसको परफेक्ट टेंस में लिखा करो। तो ये जो लॉट्स ऑफ हमने लिखा ना, ये हाउ मच का रिप्लाई है, तो रिजल्ट हो गया। देखो, मछली पकड़ना एक एक्शन है, ठीक है, कैचिंग फिश है एक्टिविटी। अच्छा, लॉट्स ऑफ जो है दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, तो लॉट्स ऑफ जो है उस एक्टिविटी का रिजल्ट है, तो अगर ये उस एक्टिविटी का रिजल्ट है तो इसको परफेक्ट टेंस में लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। वी वर लिविंग इन दैट एरिया फॉर 7 years व्हेन दे शिफ्टेड देयर। अब हम कह रहे हैं कि कोई लोग हैं वो किसी एरिया में शिफ्ट हो गए, और जब वो वहां पे शिफ्ट हुए, हम वहां पे 7 मतलब हम वहां पर पहले से 7 year से रह रहे थे। तो एक चीज देखना, ये लोग शिफ्ट हुए पास्ट में, हम रह रहे थे उससे भी पास्ट में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो ऐसे ही गलत हो गया, एक चीज। दूसरी बात और देखो, सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है, वर लिविंग जो है ये टेंस है कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है ना, और ये हमने दे रखी ड्यूरेशन। और हमने पढ़ रखा है कि अगर ड्यूरेशन लिखोगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में तो कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत हो जाएगा, उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस बनाना। तो इसको या तो लिखो हैड बीन लिविंग या लिखो हैड लिव्ड। तो अगर किसी एक्शन के साथ में हम ड्यूरेशन लिख देंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया। सिक्स क्वेश्चन का आंसर पहले तुम अपने आप बताओ, फिर मैं समझाता हूँ। हाँ, अब देखो यहां पे ना हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, मैं उसको एक्सप्लेन तो बाद में करूंगा, लेकिन उसको समझना पहले। हाँ, बेटा मैंने क्या कहा था, फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज नहीं करना है। फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, कहीं भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट पास फ्यूचर में, ठीक है। सिंस का यूज फ्यूचर में मत किया करो, क्योंकि देखो फॉर से ये पता चलता है कि एक ड्यूरेशन भर एक्शन हुआ, वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कहीं हो सकता है। लेकिन जब हम सिंस लिखते हैं तो इसका मतलब वो पॉइंट वहां से एक्शन स्टार्ट होके आगे आ गया, ठीक है, ऐसा होता है। तो जनरली वहां पे अंडरस्टूड मीनिंग टिल नाउ होता है। अब ये मीनिंग वैलिड तभी हो सकता है जब एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो, क्योंकि अगर फ्यूचर में एक्शन स्टार्ट होगा तो वो फर्दर फ्यूचर में चला जाएगा, वो बैक प्रेजेंट में आ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं करते, फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन मैंने फॉर के लिए नहीं कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझना, हमने लिखा द टूरिस्ट विल लिव फॉर द सिटी आफ्टर द सन विल राइज। अब यहाँ पे देखो समझना, द, एक मिनट, ये दो लाइन खींच गई। द टूरिस्ट विल लिव फॉर द सिटी, मेन क्लॉज, ठीक है, हो गया। वी शैल गो फॉर अ वॉक, मेन क्लॉज, ठीक है। उसके बाद में व्हेन यू विल फिनिश द वर्क, सबऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है ना, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। आफ्टर द सन विल राइज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आफ्टर भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है। दे विल गो देयर बाय ट्रेन, मेन क्लॉज। ये तो सब हमने कंजंक्शन कंजंक्शन पढ़ रखा है, समझी गए होगे। बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज।
ठीक है। जिसमें हमने कोऑर्डिनेट क्लॉज लिख रखी है, ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, जिसमें हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख रखी है, ये हो गया हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां पे हमारे पास तीन सेंटेंसेस हैं। हम्म, हाँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, ठीक है। तो यहां पे देखो समझना, द टूरिस्ट विल लीव फॉर द सिटी आफ्टर द सन विल राइज, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। व्हेन यू विल फिनिश द वर्क वी शैल गो फॉर अ वॉक, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दे विल गो देयर बाय ट्रेन बट देयर पेरेंट्स विल अकंपनी अस, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कोऑर्डिनेट क्लॉज लिख रखा है। अब हम देख रहे हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस हैं, इनमें मेन क्लॉज में और जो हमारी सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों में हमने फ्यूचर लिख रखा है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है, अभी मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, कि अगर हम कभी किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस का रेफर करें, जैसे ये देखो, विल लिव फ्यूचर एक्शन है, द सन विल राइज, ये भी फ्यूचर एक्शन है, ठीक है। व्हेन यू विल फिनिश द वर्क फ्यूचर एक्शन है, वी शैल गो फ्यूचर एक्शन है। तो अगर हम कभी किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करें, तो जो मेन क्लॉज का एक्शन होता है ना, उसको फ्यूचर में लिखा करो, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का वाले को प्रेजेंट में लिखा करो। तो इसको लिखो फिनिश और इसको लिखो राइज। राइज क्या, राइजेस लिखो वैसे। द टूरिस्ट विल लीव फॉर द सिटी आफ्टर द सन राइजेस, ठीक है। व्हेन यू फिनिश द वर्क वी शैल गो फॉर अ वॉक। तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम, बेटा पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। हाँ, बाय द ट्रेन के बाद में कॉमा आएगा। देखो, जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होती है ना, उनसे पहले कॉमा लिखा करो, ये हमेशा ध्यान रखना। ये यूट्यूब पे एक वीडियो में भी मैंने समझाया, तुम लोग यूट्यूब पे भी वीडियो देख लिया करोगे, तुम्हारे पास टाइम होता है, वहां से कुछ फर्दर और ज्यादा सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कॉमा सही लगा है बेटा, कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कॉमा लगाया करो। और ये बात तुम्हें कंजंक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ाई गई होगी, जब कंजंक्शन का एक कॉन्सेप्ट समझा रहे होंगे, बिकॉज और फॉर का, ठीक है। लेकिन तुम तब तक खा गए। तो खैर, अब मैंने क्या कहा फिर से ध्यान से सुनना। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करेंगे, तो मेन क्लॉज वाला एक्शन फ्यूचर में लिखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला प्रेजेंट में लिखना, ठीक है। अब मान लो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स ना हो, कंपाउंड हो, ठीक है। तो अगर सेंटेंस कंपाउंड हो, तो चाहे मेन क्लॉज में और सबऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों में फ्यूचर लिख दो, सब सही है। तो ये जो हमने सेंटेंस नंबर 8 लिखा है ना, इसमें मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों फ्यूचर में है और दोनों सेंटेंसेस सही है, ठीक है। लेकिन जो हमने 6th और 7th सेंटेंस लिखे हैं, उनमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो गलत है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस को लिखेंगे, तो मेन क्लॉज वाला एक्शन हमें फ्यूचर में रखना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला प्रेजेंट में लिखना है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा कंपाउंड हो, तो हम मेन क्लॉज में और कोऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों में फ्यूचर का यूज कर सकते हैं। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट है, अक्सर इस पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानना आता हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचाननी आती हो, क्योंकि ये मत याद कर लेना कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर गलत होते हैं। नहीं तो बच्चा क्या करता है ना, आसान तरीके से याद रखने के चक्कर में ये याद कर लेता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, मतलब एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आते। एक सेंटेंस में दो फ्यूचर यूज हो सकते हैं, दोनों क्लॉज में फ्यूचर यूज हो सकते हैं, अगर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना हो तो पहली बात तो ये ध्यान देना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर गलत हो जाते हैं। वो भी कौन से वाले फ्यूचर गलत हो जाता है, पहले वाले या बाद वाला नहीं याद करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला फ्यूचर गलत होता है, ठीक है। पहले वाला और बाद वाला मत याद करना, ठीक है। तो बात यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों फ्यूचर के एक्शंस को रेफर करें, तो मेन क्लॉज को फ्यूचर में लिखना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में लिखना है, ठीक है। ये कहानी है। अब मैं समझाता हूं थोड़ा सा इसको डिटेल में, ठीक है। देखो ऐसा होता क्यों है। जैसे ये हमने लिखा व्हेन यू विल मीट हिम, ठीक है। और ये हमने लिखा विच यू विल आस्क हिम, और ये हमने लिखा व्हाट यू विल टेल हिम, ठीक है। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, ध्यान से देखो। व्हेन यू विल मीट हिम, ये WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, इनके साथ लिखी क्लॉज सबऑर्डिनेट होती है, ठीक है। बाकी ही विल हेल्प यू, ये मेन क्लॉज है। ही विल आंसर द क्वेश्चन, ये भी मेन क्लॉज है। ही विल रेडली बिलीव, ये भी मेन क्लॉज है। अब हमने ये पहले पढ़ रखा है कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, वो एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन का फंक्शन करती हैं। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं, वो सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन का फंक्शन करती हैं। अब देखो, ये जो व्हेन के साथ लिखे गए क्लॉज है ना, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये व्हेन का रिप्लाई। और ये पूरी जो क्लॉज हमने लिखी है ना, ये मेन क्लॉज में लिखी गई वर्ब जो है विल हेल्प, ठीक है, उसके टाइम को डिस्क्राइब कर रही है। जैसे हमने लिखा ही विल हेल्प यू, कि वो तुम्हारी मदद करेगा। व्हेन विल ही हेल्प यू, तो व्हेन का रिप्लाई गया व्हेन यू विल मीट देम, जब तुम उनसे मिलोगे। तो व्हेन यू विल मीट हिम जो हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी है ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो विच लिखी है, देखो रिलेटिव क्लॉज है,
ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं वो अपने से पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को, जो कि उनका एंटीसीडेंट होता है, डिस्क्राइब करने का काम करती हैं। ठीक है। और जितनी रिलेटिव क्लॉजेस होती हैं वो एडजेक्टिव होती हैं। रिलेटिव क्लॉजेस का फंक्शन एडजेक्टिव का होता है। तो विच यू विल आस्क हिम जो है ना, ये रिलेटिव क्लॉज है, जो ये एडजेक्टिव हो गई। अच्छा, व्हाट यू विल टेल देम, ये हमने पहले भी पढ़ा कि व्हाट के साथ लिखे गए क्लॉजेस नाउन होती हैं। और वैसे भी देखो, ये जो बिलीव वर्ब है ना, ये जो वर्ब बिलीव है, व्हाट यू विल टेल हिम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन हो गया। तो ये जो व्हाट यू विल टेल हिम हमने लिखी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन है, जो कि बिलीव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है। विच यू विल आस्क हिम जो है एक रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होती है, और ये इस नाउन द क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रही है। वेन यू विल मीट हिम एक एडवर्ब क्लॉज है, वेन का रिप्लाई, और ये मेन क्लॉज में लिखी गई विल हेल्प वर्ब के होने के टाइम को डिस्क्राइब कर रही है। तो बस ये ध्यान देना कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं वो मेन क्लॉज के लिए यूज की जाती हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो डिपेंडेंट होती हैं मेन क्लॉज पे, क्योंकि वो मेन क्लॉज में ही किसी न किसी वर्ड को डिस्क्राइब करती हैं। जो एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं वो मेन क्लॉज में लिखे गए किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती हैं। जो एडवर्ब क्लॉजेस होती हैं वो मेन क्लॉज में लिखी गई वर्ब को डिस्क्राइब करती हैं। और जो नाउन क्लॉजेस होती हैं वो मेन क्लॉज के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती हैं। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो हम विल शैल लिखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था कि विल शैल का यूज हम करते हैं तब जब हमें प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करनी होती है, प्रिडिक्शन करना होता है फ्यूचर का। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी एट्रीब्यूट वर्ब का होता है। प्रोबेबिलिटी वर्ब का एट्रीब्यूट होता है, एडजेक्टिव का नहीं होता, एडवर्ब का नहीं होता, नाउन का नहीं होता। तो हम विल सेल का यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए। प्रोबेबिलिटी जो एट्रीब्यूट होता है वो एक्शन का होता है, वो एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन का तो होता नहीं है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन का काम करती हैं, इसीलिए हम इनमें विल का यूज या शैल का यूज नहीं करते, क्योंकि ये एक्शन नहीं होती है, ये नाउन, ये एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन होते हैं। ठीक है। तो हम इनमें से विल सेल एक तो इसलिए रिमूव कर देते हैं। दूसरी वजह क्या होती है इनसे रिमूव कर देने की, कि ये जो हम रिलेटिव क्लॉजेज या सबऑर्डिनेट क्लॉजेज लिखते हैं ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं मेन क्लॉज पे। तो अगर ये मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, तो जो मेन क्लॉज का टाइम होता है ना, वही टाइम इनका हो जाता है। भाई अगर हमने मेन क्लॉज में फ्यूचर लिखा है तो उसके डिपेंडेंट क्लॉज भी फ्यूचर का ही एक्शन होगी। अगर हम मेन क्लॉज में फ्यूचर लिख रहे हैं तो उसके लिए जो डिपेंडेंट क्लॉज लिखी जाएगी उसका भी डिफॉल्ट टाइम फ्यूचर ही हो जाएगा। तो हम इसीलिए उसके साथ में दोबारा फ्यूचर रिपीट करके नहीं लिखते, उसकी जगह प्रेजेंट टेंस लिख देते हैं। ठीक है। चलो, तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम कभी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना पड़े तो मेन क्लॉज वाले वर्ब को फ्यूचर में लिख देना, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले को प्रेजेंट टेंस में लिखना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये देखो पहला क्वेश्चन, इफ ही विल नॉट गो देयर दे विल सेलेक्ट समवन एल्स। एडवर्ब क्लॉज किसी एडवर्ब को, देखिए जनरली एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब को डिस्क्राइब नहीं करती बच्चे। एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो एडवर्ब को डिस्क्राइब नहीं करती, एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो वर्ब को डिस्क्राइब करती है। मेन क्लॉज में लिखेगी वर्ब को, क्लॉज वर्ब को डिस्क्राइब करती है। ठीक है। इफ ही विल नॉट गो देयर दे विल सेलेक्ट समवन एल्स। हाँ, अब देखो इसमें समझना, ये जो हमने लिखा ना इफ ही विल नॉट गो देयर, ये है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है ना, इफ के साथ लिखी क्लॉजेज एडवर्ब होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है। दे विल सेलेक्ट समवन एल्स, ये हमारी मेन क्लॉज है। अब हम देख रहे हैं मेन क्लॉज में भी लिखा गया एक्शन फ्यूचर का है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखा गया एक्शन भी फ्यूचर का है। तो अगर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों में लिखे गए एक्शन फ्यूचर के हो तो मेन क्लॉज वाला फ्यूचर सही हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला गलत हो जाता है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखा करो डज नॉट। तो ये आंसर है, इफ ही डज नॉट गो देयर दे विल सेलेक्ट समवन एल्स। डज नॉट बच्चे, डज नॉट लिखो, प्रेजेंट टेंस बनाओगे तो डज नॉट लिखना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चे। देखो ये जितनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं डिपेंडेंट ही होती हैं, हमेशा ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती ही डिपेंडेंट है। तो ये हो गया इफ ही डज नॉट गो देयर दे विल सेलेक्ट समवन एल्स। चलो, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स रीच द स्टेडियम द मैच एंडेड। ठीक है। 13th का आंसर एक बार तुम बताओ, फिर मैं समझाता हूँ इसे। 13th का आंसर एक बार तुम बता दो, फिर मैं समझा देता हूँ।
ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गया? ये मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। ये उस स्लाइड पे भी हमने डिस्कस किए थे, फिर से आ गए, चलो कोई नहीं। देखो, बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स रीच द स्टेडियम द मैच एंडेड, मैच हैड एंडेड, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ एक चीज, इसको ध्यान से समझना। हमने पहले पढ़ा हुआ कि जो बाई प्रेपोजिशन होती है ये रेफर करती है डेडलाइन को। बाई का मतलब होता है डेडलाइन, जहां पे जाके कोई एक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे हमने लिखा बाई, बाई मंडे, बाई ट्यूसडे, बाई 7 PM, ऐसे। तो बाई के साथ में हम टाइम का कोई ऐसा पॉइंट लिखते हैं जहां पे जाके कोई एक्शन एंड हो जाता है, ठीक। अच्छा, यहां पे हमने देखो बाई नहीं लिखा, बाई द टाइम लिखा, तो ध्यान देना डिफरेंस क्या होता है। बाई है प्रेपोजिशन, ठीक है। बाई द टाइम है कंजंक्शन, बाई है प्रेपोजिशन और बाई द टाइम है कंजंक्शन, ठीक है। दोनों के साथ में हम जो एक्शन लिखते हैं या जो हम टाइम लिखते हैं वो डेडलाइन होता है। डेडलाइन का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जिससे पहले कोई दूसरा एक्शन कंप्लीट हो गया हो। जैसे देखो, ये हमने लिखा बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स रीच द स्टेडियम, तो स्टेडियम पहुंचना जो हमारे फ्रेंड्स का है ना, वो डेडलाइन है। कैसे मैं बदले डेडलाइन है, मैं बता देता हूँ, बाय द टाइम से पता चल गया, ठीक है। क्योंकि बाय का मतलब होता है उससे पहले, तो अगर हम बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स रीच द स्टेडियम लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब इससे पहले कोई काम हुआ होगा, उसे हम रेफर कर रहे हैं। तो बाय द टाइम उस एक्शन के लिए डेडलाइन हो गया। अच्छा, ये डेडलाइन ध्यान से देखो पास्ट की है, पास्ट लिखा है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब पास्ट में ये एक्शन हुआ होगा, ठीक है, तो ये दूसरे एक्शन की डेडलाइन है। तो अगर ये किसी दूसरे एक्शन की डेडलाइन है, तो जिस एक्शन की डेडलाइन है वो इससे पहले ही कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि अगर ये डेडलाइन है तो इसका मतलब वो एक्शन इसको पास्ट को कर नहीं पाया होगा, तो वो इससे पहले ही कंप्लीट हो गया होगा। कहाँ है वो एक्शन जिससे पहले कंप्लीट हो गया, वो ये लिखा मेन क्लॉज में। तो इसका मतलब पता है क्या, वो डेडलाइन है इस एक्शन की, तो इसका मतलब ये एक्शन उससे पहले हुआ होगा। अच्छा, वो है पास्ट का, तो ये हो गया उससे पहले पास्ट ऑफ पास्ट का। अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट का हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस लिखो, हैड एंडेड, ठीक है। सो बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स रीच द स्टेडियम द मैच हैड एंडेड, तो इसका मतलब हो गया कि जब तक हमारे फ्रेंड्स स्टेडियम पहुंचे। बाई के साथ में पॉइंट लिखते हैं बेटा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं, इसके साथ में पॉइंट लिखते हैं, बाई मंडे, बाई ट्यूसडे, ठीक है। तो हमने लिखा बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स रीच द स्टेडियम द मैच हैड एंडेड, तो इसका मतलब हो गया कि जब तक हमारे फ्रेंड्स पहुंचे, ठीक है, तब तक वहां पे मैच खत्म हो गया था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बाय द टाइम ही वैक्स अप द सन विल राइज, देखो फिर से एक चीज समझना, हमने यहाँ पे फिर से बाय द टाइम लिखा, बाय द टाइम ही वैक्स अप, तो इसका मतलब डेडलाइन है, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है डेडलाइन प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की। चलो एक बार बताना तो, ये डेडलाइन जो हमने लिखी ना बाय द टाइम ही वैक्स अप, ये डेडलाइन प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है, ये बता दो। बाय द टाइम ही वैक्स अप, ये प्रेजेंट की डेडलाइन है, पास्ट की डेडलाइन है, या फ्यूचर की? अब देखो लगता तो प्रेजेंट का ही है, क्योंकि वैक्स अप लिखा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा तो डेडलाइन लगती है, तो प्रेजेंट की है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर कोई काम होना है तो उसकी डेडलाइन कभी प्रेजेंट में सेट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डेडलाइन प्रेजेंट में सेट कर लोगे तो एक्शन फिर करोगे कहाँ? तो काम को करने के लिए मार्जिन ऑफ टाइम भी चाहिए होता है ना। अगर प्रेजेंट में डेडलाइन सेट कर दोगे तो काम कहाँ करोगे? तो एक्चुअली डेडलाइन तुम्हें लग रही होगी प्रेजेंट की, लेकिन ये प्रेजेंट की नहीं है, फ्यूचर की है। अच्छा, मैं बताता हूँ अब ये डेडलाइन हमें प्रेजेंट की क्यों लगती है। ये डेडलाइन हमें प्रेजेंट की इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। लेकिन अभी ध्यान दो, अभी हमने क्या पढ़ा, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में अगर हमें फ्यूचर एक्शन को रेफर करना हो तो हम प्रेजेंट टेंस लिखते हैं। ये जो बाय द टाइम कंजंक्शन है ना, इसके साथ लिखी गई क्लॉज जो होती है वो एडवर्ब होती है, तो इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब चूंकि ये क्लॉज सबऑर्डिनेट है, इसीलिए हम फ्यूचर के एक्शन को प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं। तो ये टेंस हमने लिखा ना वेक्स अप, ये प्रेजेंट है लेकिन एक्चुअली टाइम फ्यूचर है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब हम फ्यूचर एक्शंस को रेफर करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो ये टेंस है प्रेजेंट लेकिन टाइम फ्यूचर का है, तो इसका मतलब डेडलाइन फ्यूचर की है। तो फ्यूचर की डेडलाइन होने का मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये पर्सन जगेगा फ्यूचर में, मतलब अभी तो ये पर्सन सो रहा है, फ्यूचर में जगेगा, लेकिन जब भी ये जगेगा उससे पहले ये वाला कंप्लीट हो जाएगा काम। क्यों ये वाला उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि वो डेडलाइन है। तो अगर ये फ्यूचर की डेडलाइन है तो मान लो ये डेडलाइन यहां पर है, लेकिन ये एक्शन इससे पहले कंप्लीट होगा,
तो अगर फ्यूचर में कोई एक्शन किसी दूसरे से या पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे से पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो हमें उन्हें फ्यूचर परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे विल राइज की जगह लिखो विल हैव रीजन। तो विल राइज की जगह लिखो विल हैव रीजन। तो फ्यूचर में कोई एक्शन किसी दूसरे से पहले या पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे से पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो उनको परफेक्ट टेंसेज में हमें लिखना चाहिए। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि ये दूसरे से पहले कंप्लीट होगा या नहीं होगा? वो हमें बाय द टाइम से पता चल जाता है कि बाय द टाइम लिखा तो उससे पता चल गया कि भाई ये डेडलाइन है, तो अगर ये पास्ट और फ्यूचर की डेडलाइन है तो इसका मतलब वो एक्शन इससे पहले कंप्लीट होगा। अब देखो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर हमारे पास डेडलाइन की फ्यूचर मतलब अगर हमारी डेडलाइन फ्यूचर की हो तो हम मेन क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे, ये पढ़ा ना। अच्छा, अगर हमारी डेडलाइन पास्ट में हो तो हम मेन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। तो मान लो अगर हम बाय द टाइम के साथ में डेडलाइन पास्ट की लिख दें तो मेन क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, हैड एंडेड। अगर हम बाय द टाइम के साथ में डेडलाइन फ्यूचर की लिख दें, ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो अगर बाय द टाइम के साथ में प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो मेन क्लॉज को फ्यूचर परफेक्ट में लिखना। अगर बाय द टाइम के साथ में पास्ट टेंस लिखा हुआ है तो मेन क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में लिखना। अब एक सिचुएशन बताओ मुझे, अगर बाय द टाइम के साथ में फ्यूचर टेंस लिखा हो तब क्या लिखोगे मेन क्लॉज में? अगर बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट टेंस लिखा है तब तो मेन क्लॉज में हम फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे। अगर बाय द टाइम के साथ पास्ट टेंस लिखा हुआ है तो हम मेन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर बाय द टाइम के साथ में फ्यूचर लिखा हो तब मेन क्लॉज में क्या लिखोगे? बताओ। फ्यूचर 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 परफेक्ट हो तो तुम लोग बहुत बड़े वाले बद्ध, ठीक है। अबे उल्लुओं, कमेंट करना बंद कर दो, थोड़ी खोपड़ी यूज कर लिया करो। बाय द टाइम के साथ में फ्यूचर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बाय द टाइम क्लॉज जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। बाय द टाइम कंजंक्शन का यूज करके जब हम कोई क्लॉज लिखते हैं तो वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, उसमें हम फ्यूचर नहीं लिख सकते। हमने क्या पढ़ा? अगर हमारी मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों फ्यूचर की एक्शन होंगी तो मेन क्लॉज फ्यूचर में लिखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर में नहीं लिखेंगे। तो बाय द टाइम क्लॉज फ्यूचर में अगर लिखी भी होगी तो वो गलत हो जाएगी बच्चे। देखो, ऐसे समझना, मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूं, बाय द टाइम द रेन विल स्टॉप आई शैल हैव सॉल्व दिस पजल। चलो आंसर बताओ। बाय द टाइम द रेन विल स्टॉप, अभी बताया लेकिन ये दिमाग खा गए, तब तक खा गए। तो देखो हमने लिखा बाय द टाइम द रेन विल स्टॉप आई शैल हैव सॉल्व दिस पजल। सही बताया बच्चे? हाँ सही है। बड़ी खतरनाक लैंग्वेज है इंग्लिश। बड़ी नहीं है, थोड़ी सी तो है ही, खैर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और ये जो बाय द टाइम के साथ हम क्लॉज लिखते हैं ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होती है। तो कुल मिला के ये क्लॉज सबऑर्डिनेट होती है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और ये जो हमने लिखा आई शैल हैव सॉल्व दिस पजल, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। अब चूंकि ये मेन क्लॉज है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो होगा क्या? मेन क्लॉज वाला एक्शन फ्यूचर में लिखा जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, तो यहां पे आएगा स्टॉप्स। तो ये छोटा सा बेसिक है, इसको ध्यान देना कि अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर में हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फ्यूचर का एक्शन हो, तो मेन क्लॉज वाला एक्शन फ्यूचर में लिखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला प्रेजेंट टेंस में लिखना। बाय द टाइम द सन राइजेस ही वेक्स अप, बिल्कुल सही बच्चा। अगर डेली रूटीन है ना तो हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, परफेक्ट में नहीं लिखेंगे। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस में वही एक्शन लिखे जाते हैं जो रूटीन ना हो, फ्रिक्वेंट ना हो, वन टाइम एक्शन हो, पर्टिकुलर हो, ठीक है। चलो,
बाकी क्वेश्चन देखो, बाकी तो यहां से हमने ये सीखा कि बाय द टाइम के साथ में परफेक्ट टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट में आ जाओ। दे विल आंसर द क्वेश्चंस विच यू विल आस्क देम। ठीक है, तो ये तो अभी हमने डिस्कस ही कर, पता नहीं दोबारा क्वेश्चन आ गए इस मतलब स्क्रीन पे किस वजह से आ गए, कॉन्सेप्ट तो हमने समझा ही दिया था। दे विल गो देयर आफ्टर द मैच इज ओवर। ठीक है, दे विल आंसर द क्वेश्चंस विच यू आस्क देम। ठीक है, दे विल रेडिली बिलीव व्हाट यू टेल देम। तो ये तो हमारी मेन क्लॉजेस देखो फ्यूचर में है ना, ये मेन क्लॉज फ्यूचर में है। ठीक है, ये भी मेन क्लॉज फ्यूचर में है, ये भी मेन क्लॉज फ्यूचर में। तो अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर में ना, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखना। तो ये जो विल भी है इसको हटा के इज लिख दो, विल की जगह आस्क लिख दो। ठीक है, और विल टेल की जगह टेल लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डोंट नो इफ वी विल एवर रिटर्न होम। वी डोंट नो इफ यू विल एवर रिटर्न होम। आंसर बताओ इसका। वी डोंट नो इफ यू विल एवर रिटर्न होम। हाँ, अब देखो मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर ये है कि इफ की जगह वेदर आएगा। मतलब इसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इसमें वेदर आएगा। हाँ, अब अगर किसी बच्चे को ऐसा लगा हो कि इसमें हमें ये जो हमने लिखा था ही विल रिटर्न होम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो हमें इसमें से फ्यूचर हटा देना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूं, इसमें से फ्यूचर मत हटाना। क्यों नहीं रिमूव करना है फ्यूचर? क्योंकि ये जो हमने लिखा है ना, ही विल एवर रिटर्न होम, ये तो चलो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। बच्चा ये सोचता है कि इफ जो है ना, इसके साथ लिखी गई क्लॉज सबऑर्डिनेट है। तो अगर इसके साथ हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी है, तो हमने पढ़ा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा। लेकिन तुमने गलत सुन लिया, हमने ये नहीं कहा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा। हमने ये कहा कि अगर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों फ्यूचर का एक्शन हो, तो मेन क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा। ये पढ़ा था। अब देखो मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन प्रेजेंट का है, हमने लिखा ना वी डोंट नो, हमें नहीं पता। तो ये जो हमने वी डोंट नो लिखा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन जो है वो प्रेजेंट का है। तो अगर मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन प्रेजेंट का है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखा गया एक्शन फ्यूचर का है, तो वो सही लिखे हुए हैं। जब हम दोनों एक्शन फ्यूचर के लिखते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों ही जब फ्यूचर के एक्शन होते हैं, तो मेन क्लॉज को फ्यूचर में लिखा करो, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में लिखा करो। लेकिन यहाँ पे मेन क्लॉज और फ्यूचर और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों फ्यूचर के एक्शन नहीं है। तो अगर दोनों फ्यूचर के एक्शन नहीं है, तो ये विल जो हमने लिखा वो सही है। गलती पता है क्या है? गलती ये कि जो इफ कंजंक्शन है ना, ये गलत है, और यहाँ पे हमें वेदर लिखना चाहिए। मतलब टेंस गलत नहीं है, कंजंक्शन गलत है। ठीक है। अब देखो किसे निकाल रहा है। तो बच्चा ना याद कर लेता है, बच्चा क्या याद कर लेता है, बच्चा ये याद कर लेता है कि इफ लिखा तो फ्यूचर नहीं आएगा। देखो होता भी क्या है मैं बताता हूँ। देखो जनरली होता क्या है, मैं ऐसा होता है जैसे इफ है, अनलेस है, अंटिल है, व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सुन एज है। ठीक है, तो इफ अनलेस अंटिल व्हेन बिफोर आफ्टर एज सुन एज, ये जो कंजंक्शन है ना, ये सब देखो ध्यान से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो जब हमें दो फ्यूचर एक्शंस का रेफर करना होता है ना, तो जनरली हम इन्हीं का यूज करते हैं, इफ अनलेस अंटिल व्हेन बिफोर आफ्टर एज सुन एज का। तो हम इस बात को चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि डोंट यूज फ्यूचर टेंस, डोंट यूज फ्यूचर टेंस, डोंट यूज फ्यूचर टेंस इन द क्लॉज which begins with these conjunctions। अगर इन कंजंक्शन से कोई क्लॉज शुरू हो, तो उसमें फ्यूचर टेंस नहीं यूज करना। हमने ये बात कह दी। अच्छा, ये बात हमने क्यों बता दी? क्योंकि हमें पता है कि जनरली जब हम दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में, तो वहां पे हमें यही कंजंक्शन लिखने पड़ते हैं, इफ अनलेस अंटिल बिफोर। ठीक है, तो बच्चा याद कर लेता है कि हाँ भाई चलो ये लिखे होंगे, तो वहां पे फ्यूचर नहीं लिखेंगे। लेकिन पूरी बात ये नहीं है, पूरी बात ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम दो फ्यूचर एक्शंस का रेफर करें, मतलब हमारा मेन क्लॉज वाला एक्शन भी फ्यूचर का हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला एक्शन भी फ्यूचर का हो, तो हम मेन क्लॉज को फ्यूचर में, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में लिखेंगे। लेकिन मान लो मेन क्लॉज वाला एक्शन प्रेजेंट का हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला फ्यूचर का हो, तो सही हो जाएगा ना। क्योंकि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर में हो, सॉरी, अगर हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो, तो हम सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज में अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी टेंस लिख सकते हैं। अगर मेन क्लॉज हमारी प्रेजेंट में है, तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट लिख सकते हैं, पास्ट लिख सकते हैं, फ्यूचर लिख सकते हैं।
तो ये बच्चा क्या करता है, आधी बात समझ लेता है। बच्चा सोचता है कि इफ लिखा है तो इफ के साथ फ्यूचर तो आएगा नहीं, तो उसने हटा दिया तुरंत फ्यूचर। लेकिन पगले ये नहीं कहा गया था कि इफ के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, कहा यह गया था कि अगर मेन क्लॉज भी फ्यूचर में हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फ्यूचर में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का फ्यूचर रिमूव करना। तुमने वहां देखा ही नहीं, मेन क्लॉज तो प्रेजेंट में लिखी थी। ठीक है, तो ये आधी बच्चा बात सुन लेता है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है। खैर, तो मैंने समझाया कि उसमें जो विल लिखा है ना वो गलत नहीं है, वो विल सही है। वहां पे गड़बड़ है कंजंक्शन की, कंजंक्शन गलत है। इफ की जगह हमें वेदर लिखना चाहिए। अब हमें ये जो इफ और वेदर है ना, थोड़ा सा इनका डिफरेंस समझना है कि भाई ये कैसे पता लगेगा कि वहां पे इफ गलत है और वेदर लिखना चाहिए, और इफ और वेदर में ऐसा क्या डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये गलत हो गया सही हो गया। ठीक है, तो मैं देखो समझा देता हूँ जरा, एक बार ये मिट जाए। ये मेरे वाले बोर्ड में ना, मैंने देखे कुछ बोर्ड लोगों के ऐसे होते हैं कि वो उसमें सर्कल से खींचते हैं टेक्स्ट के ऊपर, वो सारा डिलीट हो जाता है। मेरे वाले में नहीं ऐसा। इस बोर्ड में पता नहीं क्या है नाटक। चलो, तो देखो मैं अब तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे इफ और वेदर का डिफरेंस। देखो ध्यान से समझना। जैसे इफ और वेदर, इफ कंजंक्शन का यूज हम करते हैं तब जब हमें रेफर करना होता है किसी कंडीशन को, ठीक है। और वेदर का यूज करते हैं तब जब हमें रेफर करना होता है किसी अनसर्टेनिटी को। अब अनसर्टेनिटी और कंडीशन का डिफरेंस समझ लेना। अनसर्टेनिटी का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको लेकर हम श्योर नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो हम वेदर का यूज करेंगे ये बात बताने के लिए। ठीक है, मान लो कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको लेकर हम श्योर नहीं है, तो हम उसके लिए वेदर कंजंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, इफ का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी कंडीशन को रेफर करना होता है। मतलब कोई काम होना है, उसकी एक कंडीशन है, पहले वो जो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब फिर वो काम होगा, तो ये बताने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, कई बार हमने पढ़ा होता है, ठीक है, हाँ, कई बार हमने ऐसा पढ़ा होता है कि इफ और वेदर एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। मैं देखो तुम्हें समझाता हूँ, इस बात को ऐसे समझना। मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम नॉट श्योर डैश ही इज एट होम। ठीक है। और दूसरा हमने लिखा, दे विल अरेस्ट हिम डैश ही इज एट होम। ठीक है, चलो। अभी जैसे हमने दो सेंटेंस लिखे यहाँ पे, ए और सेंटेंस बी, इनमें ब्लैंक छोड़ दिया। इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए इफ और वेदर ऑप्शन है, जरा एक बार यूज करो तो। इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करने के लिए इफ और वेदर ऑप्शन है, एक बार यूज करो तो। अच्छा, डेवलपर से पता करूं? चलो पता करूंगा मैं डेवलपर से फिर तो। जितने बच्चे इस समय लाइव हैं सबके सब आंसर बताओ। ए और बी में इफ और वेदर यूज करें, किसमें इफ लिखें किसमें वेदर? ठीक है। अब देखो, जैसे हमने लिखा आई एम नॉट श्योर, कि मैं श्योर नहीं हूं, तो अगर मैं कोई बात बता रहा हूं और मैं कह रहा हूं मैं इस बात को बताते हुए श्योर नहीं हूं, तो इसका मतलब ये सिचुएशन अनसर्टेन है, कि जिस सिचुएशन को मैं यहाँ पे बता रहा हूं वो अनसर्टेन है। अगर वो सिचुएशन अनसर्टेन है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेदर। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिखा दे विल अरेस्ट हिम, कि वो उसे अरेस्ट कर लेंगे। कौन सी कंडीशन में? अगर वो घर पे मिल गया तो उसका घर पे होना कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर वो घर पे हुआ, तो फिर वो वाला काम हो जाएगा। तो चूंकि ये कंडीशन है तो हमने लिख दिया इफ। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना कि इफ और वेदर एक दूसरे की जगह लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। मतलब हमेशा हम इन्हें एक दूसरे की जगह पे नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। अगर हमें अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करना हो, कि मतलब अगर हमें ये बताना हो कि जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको लेकर हम श्योर नहीं है, ठीक है, तो हम वहां पे वेदर का यूज करेंगे। अगर हमें किसी काम के होने की कंडीशन को रेफर करना तो हम इफ का यूज करेंगे। ठीक है। तो एक तो ये अनसर्टेनिटी और डिफरेंस, अनसर्टेनिटी वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट तुम ध्यान रखना। अनसर्टेनिटी के लिए वेदर और कंडीशन के लिए इफ। एक दूसरी में छोटी सी मतलब तुम्हें डिफरेंस और बताता हूं, समझने की कोशिश करना, समझ में आए तो आ जाएगा तो फायदा होगा। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमने लिखा दे विल अरेस्ट हिम, कि वो उसे अरेस्ट करेंगे। इफ ही इज एट होम, अगर वो घर पे मिल गया तो ये जो इफ है ना, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
अब देखो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखा गया एक्शन है ना, पहले ये होगा तब वो हो पाएगा, मतलब अगर वो घर पे हुआ तो फिर वो उसे अरेस्ट करेंगे। तो मतलब मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन बाद में होगा, इफ क्लॉज में लिखा गया पहले होगा। क्योंकि ये कंडीशन होती है ना, इफ क्लॉज में लिखा गया एक्शन कंडीशन होती है, तो उसको पहले होना पड़ता है मेन क्लॉज वाले एक्शन से। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ के साथ में जो हम एक्शन लिखते हैं, इफ क्लॉज में जो हम एक्शन लिखते हैं, वो एक्शन मेन क्लॉज वाले एक्शन से पहले होता है, बिफोर द मेन क्लॉज, क्योंकि वो कंडीशन होता है ना। तो ये भी तुम चाहो तो ध्यान रख सकते हो कि इफ क्लॉज में लिखा गया एक्शन मेन क्लॉज वाले एक्शन से पहले होता है, क्योंकि वो कंडीशन है। ठीक। यहां पे देखो क्या है, हमने कह दिया आई एम नॉट श्योर, कि मैं श्योर नहीं हूं। अब मैं श्योर नहीं हूं कि वो घर पर है या नहीं है, तो उसका घर पर होना नहीं होना बाद की बात है, वो तो बाद में पता चलेगा है घर पे या नहीं है, लेकिन मैं पहले श्योर नहीं हूं। तो यहाँ पे देखो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखा गया एक्शन है ना, वो मेन क्लॉज वाले एक्शन के बाद का एक्शन है। तो जनरली जो हम वेदर के साथ एक्शन लिखते हैं ना, वेदर के साथ में, वो एक्शन आफ्टर द मेन क्लॉज होता है। मतलब ये छोटा सा डिफरेंस है, इस तरीके से हम कंफर्म हो सकते हैं कि कहां पे इफ आएगा कहां पे वेदर आएगा। अगर हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना है जो मेन क्लॉज वाले एक्शन से पहले होगा, ठीक है, तो इफ। अगर हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना है जो मेन क्लॉज वाले एक्शन के बाद में होगा, तो वेदर। यहां तक आ गया। चलो, अब एक दो छोटी छोटी चीजें मैं और बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, सी। सी एग्जांपल में हमने लिखा, दे सेड टू हिम कैन यू स्विम। दे सेड टू हिम कैन यू स्विम। ठीक है, ये हमने सेंटेंस लिखा। अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, ये अभी देखो डायरेक्ट नरेशन है। दे सेड टू हिम कैन यू स्विम, ये डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। अब हम इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, मान लो हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा, दे आस्क्ड हिम डैश ही कुड स्विम। ठीक है, यहां से समझो बेटा, यहां से। अब देखो मैं फिर से बता देता हूं, दे सेड टू हिम कैन यू स्विम, ये एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। इसमें ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बना दिया। इनडायरेक्ट बना देने से क्या हुआ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो मेन क्लॉज बन गई, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे ना कंजंक्शन यूज करना है। अब हमें यहाँ पे एक कंजंक्शन यूज करना है, ठीक है। अब हम इफ या वेदर में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चाहे इफ लिखो चाहे वेदर लिखो, दोनों सही है। तो जैसे हम कई बार पढ़ लेते हैं बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि इफ और वेदर का यूज हम एक दूसरे की जगह कर सकते हैं, वो तब जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन को रेफर करना हो, मतलब ठीक है। तो हम इफ और वेदर को एक दूसरे की जगह तब लिख सकते हैं जब हमें किसी इनडायरेक्ट क्वेश्चन को रिपोर्ट करना हो, ठीक है। अदरवाइज कंडीशन के लिए हमेशा इफ यूज होता है, अनसर्टेनिटी के लिए हमेशा वेदर यूज होता है। तो ये तुम्हें बात ध्यान रखनी है कि इफ और वेदर को एक दूसरे की जगह लिखा जा सकता है अगर वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए यूज हो रहे हैं। मान लो जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जब हम उसे इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इफ और वेदर का यूज कर लेते हैं। आगे हम लोग नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं यही बात तुम्हें बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर हम किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो हम इफ या वेदर किसी भी कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए, ठीक है। तो इफ और वेदर एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के सेंस में। लेकिन अगर हमें अनसर्टेनिटी को रेफर करना है तो वेदर ही लिखना पड़ेगा, और अगर कंडीशन को रेफर करना है तो इफ ही लिखना पड़ेगा। तो मतलब वेदर और इफ में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जब ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई, अब इस क्वेश्चन पे आओ। देखो, हमने लिखा वी डोंट नो, हमें नहीं पता। अब अगर हमने ये बात कह दी कि भाई हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं वो अनसर्टेन हो गई, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे ये सच है झूठ है। तो अगर ये सिचुएशन अनसर्टेनिटी हो गई तो इफ गलत हो गया, वेदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है। चल, तो इसमें वेदर क्यों आया, विल क्यों नहीं गलत हुआ, वो तुम्हें सब समझ में आ गया। चलो अब 19th का आंसर बताओ। आई हैव लिटिल डाउट वेदर ही विल रिटर्न होम। आई हैव लिटिल डाउट वेदर ही विल रिटर्न होम। देखो, अब इसे समझना, मैं इसको ऐसे समझाता हूं।
मान लीजिए जो हमने सेंटेंस लिखा है ना 19th, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं। एक मिनट, देखो, मान लीजिए जो 19th वाला सेंटेंस है ना, ये हो गया ए, और इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे बी। मैंने लिख दिया, आई हैव सम डाउट, आई हैव सम डाउट वेदर ही विल रिटर्न होम। तो देखो समझना है, ये जो हमारे क्वेश्चन ए है और ये जो क्वेश्चन बी है, ये दोनों लगभग सेम है, बस इतना सा इनमें डिफरेंस है कि यहाँ पे डाउट के साथ हमने डिटर्मिनर सम लिखा है और यहाँ पे डाउट के साथ डिटर्मिनर हमने लिटिल लिखा। ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम है। अब देखो, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। ठीक है, हाँ। तो अगर हम ये लिख रहे हैं आई हैव लिटिल डाउट, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आई हैव नो डाउट। तो अगर मैं कह रहा हूं आई हैव नो डाउट, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, इसको लेके मैं सर्टेन हूं। भाई जब कोई डाउट होता है तब सिचुएशन अनसर्टेन होती है ना। अगर मुझे कोई डाउट नहीं है, अगर मैं लिटिल यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे डाउट नहीं है, क्योंकि मीनिंग नेगेटिव हो गया। आई हैव लिटिल डाउट का मतलब हो गया आई हैव ऑलमोस्ट नो डाउट। तो अगर मुझे कोई डाउट नहीं है, तो इसका मतलब सिचुएशन सर्टेन हो गई। अगर ये सिचुएशन सर्टेन हो गई, तो फिर यहाँ पे दैट लिखो। वेदर तो गलत हो गया, वेदर तो अनसर्टेनिटी के लिए यूज होता है ना। चलो, अब वहां आते हैं, वहां हमने लिखा आई हैव सम डाउट, कि मुझे कुछ डाउट है। तो अगर मुझे डाउट है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन सर्टेन नहीं अनसर्टेन हो गई। अगर मुझे डाउट है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन सर्टेन नहीं अनसर्टेन है। अगर ये सिचुएशन अनसर्टेन है, तब ये जो हमने वेदर यूज किया ना, ये सही है। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन को रेफर करें जो अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रही है, तो वेदर का यूज करना। लेकिन अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन को रेफर करें जो अनसर्टेनिटी नहीं, फैक्ट को रेफर कर रही है, फैक्ट को, सर्टेनिटी को रेफर कर रही है, तो फिर दैट लिखना। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा दैट आई हैव लिटिल डाउट दैट ही विल रिटर्न होम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब मैं श्योर हूं कि वो घर वापस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन कह रहा है आई हैव सम डाउट, कि मुझे डाउट है, तो इसका मतलब ये इस चीज को लेकर श्योर नहीं है कि वो घर आएगा या नहीं आएगा। तो क्योंकि मामला अनश्योर है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे बदल लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये जो हमारा 18th क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी गलत था, हमने इफ की जगह वेदर लिखा था। मान लो इस सेंटेंस में डोंट नहीं लिखा, अब बताओ, चलो अब आंसर बताओ। 18th क्वेश्चन है, इसमें मान लो कि डोंट लिखा ही नहीं है। अब बताओ आंसर इसका कैसे सही करोगे? इफ सही है, अभी भी गलत है। बेटा इसमें 2-3 हफ्ते का सिलेबस बचा हुआ है और। अब देखो दैट आ जाएगा। तो अगर इसमें डोंट ना लिखा और कोई कह दे आई नो, मुझे पता है, तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे पता है, तो इसका मतलब सिचुएशन सर्टेन हो गई। अगर ये सिचुएशन सर्टेन हो गई, तो फिर यहाँ पे इफ की जगह दैट आएगा। तो ये ध्यान देना कि जो सर्टेन सिचुएशंस होती हैं उनके लिए दैट का यूज किया करो, जो अनसर्टेन होती हैं उनके लिए वेदर का यूज किया करो, और जो कंडीशन होती है उनके लिए इफ लिखा करो। ठीक है, मतलब हमें कॉन्टेक्स्ट पूरा समझना पड़ता है। ठीक है, चलो अब आगे 20th क्वेश्चन। मान लेते हैं 20th क्वेश्चन है ए, और इस 20th क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं बी। बी मैं ऐसे लिख देता हूं, वी सेल्डम डाउट दैट ही विल रिटर्न होम। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस में टोटल डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ऑफन लिखा है, यहाँ पे सेल्डम लिखा है, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब ऑफन का मतलब होता है ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज। ठीक है, तो अगर ये कोई पर्सन ये कह रहा है कि वी ऑफन डाउट, तो इसका मतलब हम अक्सर डाउट करते हैं। तो अगर ये डाउट करते हैं, तो इसका मतलब ये सिचुएशन सर्टेन नहीं है जिसको लेकर ये डाउट करते हैं, ये अनसर्टेन हो गई। अच्छा, वी सेल्डम डाउट, वी नेवर डाउट, सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर होता है, तो इसने कह दिया हम डाउट नहीं करते। तो अगर ये डाउट नहीं करते, तो इसका मतलब ये इस सिचुएशन को लेकर सर्टेन है। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन सर्टेन है, तो फिर ये दैट कंजंक्शन सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर इन्हें यहाँ पे डाउट है और ये सिचुएशन सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, तो फिर वेदर लिखना चाहिए था। बस ये समझना होता है कि जिस स्टेटमेंट के बारे में तुम रेफरेंस दे रहे हो, वो स्टेटमेंट है क्या। वो स्टेटमेंट एक कंडीशन है, तो इफ लिख दो। अगर वो स्टेटमेंट एक अनसर्टेनिटी है, तो वेदर लिख दो। अगर वो स्टेटमेंट एक सर्टेनिटी है, तो दैट लिख दो। ठीक है,
अब आ जाते हैं पीपल बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज इफ समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस। अब देखो इसको समझाने के लिए ना मैं एक तुम्हें दूसरा एग्जांपल यूज करूंगा, लेकिन उससे पहले दो चीजें बता देता हूं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इफ, वेदर, ठीक है, इनका डिफरेंस पढ़ा। अब मैं इसमें एक वर्ड और ऐड करूंगा जिसका डिफरेंस तुम्हें पढ़ना चाहिए। देखो, एक तो इफ हो गया, एक वेदर हो गया, और एक हमें पढ़ना है इन केस। ठीक है, इनके डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं। अब मैं बता देता हूं इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, इफ का यूज हम कंडीशन के लिए करते हैं, जैसे हमने पढ़ा। वेदर का यूज अनसर्टेनिटी के लिए करते हैं, ठीक है। और इन केस का यूज कंडीशन के लिए करते हैं। मतलब इन केस जो कंजंक्शन है ना, ये सारे कंजंक्शन है और सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ध्यान रखना। तो इन कंजंक्शंस का यूज हम कंडीशन को रेफर करने के लिए करते हैं। अच्छा, फिर इन एक तो ये डिफरेंस हो गया, और क्या हमने डिफरेंस पढ़ा कि इफ का यूज हम करते हैं बेसिकली उन एक्शंस को रेफर करने के लिए जो बिफोर द मेन क्लॉज होंगे। मान लो मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन से पहले होने वाले एक्शन को रेफर करना है, तो हम इफ कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो इफ के साथ लिखा गया एक्शन मेन क्लॉज वाले लिखे गए एक्शन से पहले होता है, ठीक है। वेदर के लिए हमने पढ़ा कि वेदर के साथ में जनरली जो एक्शन लिखा जाता है वो मेन क्लॉज वाले एक्शन के बाद में होता है, ठीक है। अच्छा, इन केस के केस में क्या होता है कि पहले होता है, आफ्टर, सॉरी, बाद में होता है, आफ्टर द मेन क्लॉज। तो अब हमें यहाँ पे इन केस और इफ को बेसिकली समझना है। देखो, इन केस में और इफ में एक तो सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये कि दोनों ही कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, कंडीशंस को रेफर करने वाले कंजंक्शन है। डिफरेंस ये है कि इफ के साथ लिखी गई कंडीशन मेन क्लोज वाले एक्शन में से पहले होती है, इन केस के साथ लिखी गई कंडीशन मेन क्लोज वाले एक्शन के बाद में होती है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बात समझाता हूं, ऐसे समझना। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे जगह कहां बची है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी शैल बाय some food dash they arrive here, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है ना, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये कंजंक्शन यूज करना है। ऑप्शन इफ और वेदर है, सॉरी, इफ और इन केस है। देखो तो यहाँ पे हमें क्या कंजंक्शन यूज करना चाहिए। ये जो हमारा सेंटेंस ए है ना, वी शैल बाय सम फूड डैश दे अराइव हियर, तो उस ब्लैंक को हमें फिल करना है। और ऑप्शन है हमारे पास इफ और इन केस। बताओ तो इफ और इन केस में से क्या यूज करें, इफ यूज करें या इन केस यूज करें, बस ये बता दो। इन केस, इन केस, इफ, बढ़िया। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, इसमें पता है क्या बच्चे, इसमें चाहे तुम इफ लिख दो और चाहे इन केस लिख दो, दोनों सही होंगे, मीनिंग बदल जाएंगे। तो यहाँ पे इशू असल में इफ और इन केस नहीं है, यहाँ पे इशू ये है कि कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, इसमें हम दोनों कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, इफ वाले को भी, इन केस वाले को भी, ठीक है। कैसे, देखो एक बार समझना। एक एक सिचुएशन में तुम्हें दे रहा हूं, जरा इसको सपोज करना, मतलब एक बार अपना, ठीक है, दिमाग में इमेजिन करना। मान लो कि तुम कहीं पे रहते हो, सपोज मुखर्जी नगर रहते हो या कहीं पे रहते हो, ठीक है। और वहां पे हॉस्टल वगैरह में या किसी पीजी वगैरह में रह के तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। या तुमने अपना रूम रेंट पे ले रखा है अलग, वहां रह के पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हारे गांव के या जानकारी के अड़ोस पड़ोस के कुछ और बच्चे आए हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है। उन्होंने तुम्हें बता दिया कि भाई हम देखो आ रहे हैं मुखर्जी नगर और आ जाएंगे, फिर तुमसे आके मिलेंगे वहां पे, ठीक है, हमारी मदद करना, कहाँ पे पीजी लें, कहाँ पे क्या करें, ठीक है। तुमने कहा ठीक है आ जाओ। अब क्या है कि वो लोग आ रहे हैं ना, उनको आते आते काफी देर हो जाएगी, रात हो जाएगी, मान लो 11-12 बज जाएंगे, ठीक है। तो एक सिचुएशन तो ये कि अगर वो लोग हमारे पास आ जाएं, तब हम उनके लिए खाना खरीद लाएंगे, क्योंकि वो गांव से आ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वो तो आके नहीं तुरंत बनाएंगे, ठीक है। तो एक सिचुएशन हम ये मान लेते हैं कि भाई चलो जब आ जाएंगे तो हम उनके लिए फिर खाना वगैरह कुछ खरीद देंगे,
ठीक है, क्योंकि मुखर्जी नगर वाली मार्केट तो लगभग रात भी खुली रहती है, तो हमने कहा कि फिर बाद में उनके लिए खरीद देंगे। तो एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये कि मान लो हम कोई ऐसी सिचुएशन हो कि नहीं इतनी रात तक मार्केट नहीं खुली रहेगी, तो हो सकता है वो यहीं आ जाए, ला उनके लिए पहले खाना खरीद लें। ठीक है, कि उनके लिए हम पहले ही खाना खरीद कर रख लें कि हो सकता है वो यहीं आ जाए। ठीक है, तब अगर आ गए तो फिर हम कहाँ खाना लेने जाएंगे, उतनी रात को मार्केट तो खुली रहेगी नहीं। तो एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि नहीं पहले आ जाने दो, जब आ जाएंगे फिर देखेंगे कितने लोग हैं, क्या खाना चाहते हैं, फिर बाद में खरीद लाएंगे। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट का वेरिएशन है ना, इस पर डिपेंड करेगा इफ और अनलेस। अगर हम इफ लिखेंगे तो इसका मतलब है पहले जब वो आ जाएंगे तब हम बाद में खाना खरीदेंगे जाके उनके लिए। और अगर हम इनकेस लिखेंगे तो इसका मतलब हम उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे, हम पहले ही खाना खरीद लेंगे, हो सकता है वो हमारे यहाँ ही आ जाए। ठीक है, तो अब चाहे इफ लिख दो चाहे इनकेस लिख दो, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। वी शैल बाय सम फूड इन केस दे अराइव हियर, हम उनके लिए खाना खरीद लेंगे, हो सकता है वो यहीं आ जाए। ठीक है, वी शैल बाय सम फूड इफ दे अराइव हियर, अगर वो यहाँ आए तो फिर उनके लिए खाना खरीद लेंगे। मतलब अगर वो आ गए और खाना खरीदेंगे बाद में तो इफ, और अगर हम खाना खरीद लेंगे पहले बाद में जिससे कि कहीं वो आए आ ही ना जाए हमारे पास, तो इनकेस। ठीक है, तो मतलब ये डिफरेंस होगा। इनकेस इफ का आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये इफ और इनकेस का डिफरेंस है कि इफ के साथ में लिखी गई कंडीशन मेन क्लोज वाले एक्शन से पहले होती है, इनकेस के साथ लिखी गई कंडीशन मेन क्लोज वाले एक्शन के बाद में होती है। ठीक है, कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिनमें आप इफ या इनकेस में से किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे इसमें हम इनकेस या इफ में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग बदल जाएंगे लेकिन दोनों कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाइबल होंगे। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल पे आओ। यहां पे हमने लिखा पीपल बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज, लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं इफ समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस। तो अगर हमने लिखा कि इफ समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस, और इसी को मैं एक दूसरे सेंटेंस से ऐसे लिख देता हूं कि मान लो ये सेंटेंस हो गया ए, और एक सेंटेंस में लिख देता हूं बी। पीपल क्लेम इंश्योरेंस इफ समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस। ठीक है, अब यहां पे देखो समझना, हमने कहा कि लोग इंश्योरेंस अपना क्लेम करते हैं कब, जब कुछ दुर्घटना हो जाती है। तो इसका मतलब पहले कोई दुर्घटना होती है, बाद में वो अपना इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। तो ये काम उससे पहले होगा, क्लेम करेंगे बाद में, दुर्घटना होगी पहले। तो ये हमने इफ सही लिखा हुआ है। लेकिन यहां देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि लोग पहले दुर्घटना होती है बाद में इंश्योरेंस खरीदते हैं। इंश्योरेंस पहले खरीदते हैं जिससे कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे कोई कवर, कोई रिकवरी हो जाए। ठीक है, तो ये जो इफ समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस लिखा ना, ये पहले नहीं होता। पहले लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं दुर्घटना से बचने के लिए। तो ये वाला जो कंडीशन है ये पहले नहीं होगा, ये बाद में होगा। तो इसके लिए यहां पे लिखना पड़ेगा इनकेस। तो पीपल बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज इन केस समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस, कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई दुर्घटना हो जाए। तो अगर मान लो दुर्घटना हो गई और आपने पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है, ठीक है, तो उससे आपकी कुछ रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना ये पहले का काम है, वो वाला बाद का काम है। तो वो बाद का काम है तो हमने इनकेस लिख दिया। अच्छा, लोग इंश्योरेंस क्लेम करते हैं बाद में, पहले घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो वो काम होगा पहले, तो हमने इफ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। यू शुड टेक सम रेस्ट इफ इन केस यू फॉल इल। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसमें इन केस का यूज करें या इफ का यूज करें। भाई यू शुड टेक सम रेस्ट इन केस या इफ यू फॉल इल, और हमने लिखा यू शुड टेक सम मेडिसिन इन केस और इफ यू फॉल इल। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें हम क्या यूज करें। ठीक है, बताओ। ये क्वेश्चन 22 है, ये क्वेश्चन 23 है। 22 में इफ लिखें या इन केस लिखें, और 23 में इफ लिखें या इन केस लिखें, जल्दी से बताओ। अब देखो मैं बताता हूं। 22 में तो इफ और इन केस में से कोई भी लिखो, दोनों सही है। यू शुड टेक सम रेस्ट इन केस यू फॉल इल। तो इन केस यू फॉल इल का मतलब हम उस पर्सन से कह रहे हैं भाई रेस्ट कर लो, कहीं ऐसा ना हो बीमार पड़ जाओ। मतलब वो पर्सन बीमार हुआ नहीं अभी, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये काम कर लो, कहीं ऐसा ना हो बीमार पड़ जाओ। बीमार पड़ जाओगे तो इससे अच्छा रेस्ट कर लो, तो इन केस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम इफ यूज करेंगे तो इसका मतलब हम उसको सलाह दे रहे हैं कि अगर बीमार हो जाना तो रेस्ट करना, तो ठीक हो जाओगे। ठीक है, देखो दोनों सिचुएशन होती है। कई बार कोई पर्सन जब बीमार, कई बार क्या होता है हर बार ही होता है, अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसको तो रेस्ट करना ही होता है, तभी वो ठीक होता है। ठीक है, तो उस केस में हम लिखेंगे इफ।
लेकिन कई बार हम रेस्ट इसलिए भी करते हैं कि ज्यादा काम करते रहने से हम बीमार ना पड़ जाएं, तो हम रेस्ट करते हैं जिससे हमारी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और हम बीमार ना पड़े। तो क्योंकि दोनों सिचुएशन पॉसिबल होते हैं, तो आप इफ या इनकेस कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यू शुड टेक सम रेस्ट इफ यू फॉल इल, अगर बीमार पड़ जाओ तो आराम करना। ठीक है, और नहीं बीमार पड़ जाओ तब तक काम करते रहो, इसका मतलब ये हो गया। यू शुड टेक सम रेस्ट इन केस यू फॉल इल, तो इसका मतलब हो गया भाई आराम कर लो कि ऐसा ना हो बीमार पड़ जाओ। तो मतलब अभी वो बीमार पड़ा नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि बीमार पड़ जाएगा, तो इसलिए हम उसको पहले ही मना कर रहे हैं कि रेस्ट कर लो। ठीक है, अच्छा इसमें आते हैं, यू शुड टेक सम मेडिसिन इन केस यू फॉल इल इफ यू फॉल इल। अब अगर मान लो हम इन केस लिख देंगे, तो इसका मतलब हम पर्सन को कह रहे हैं कि भाई दवा खा लो कि ऐसा ना हो बीमार पड़ जाओ। अब एक चीज हमेशा ध्यान देना, दवा वो पर्सन खाता है जो बीमार हो। कॉमन सेंस तो यही है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम कोई प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, दवा हमें दी जाती है वो तब जब हमें कोई पहले से प्रॉब्लम हो, कोई हमें बीमारी हो। ठीक है, तो अगर हम बीमार है तो हम दवा खाएंगे, अगर बीमार नहीं तो दवा नहीं खाएंगे। तो इस केस में अब इन केस गलत हो गया, अब केवल इफ सही होगा। तो मतलब हम इफ यूज करेंगे इन केस यूज करेंगे ना, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। दोनों कंडीशन के लिए यूज होने वाले कंजंक्शन है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि उनमें से कौन सा यूज होगा। एक मिनट, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए। चलो एक क्वेश्चन मैं अपने पास से लिख देता हूं। वी शैल वी शैल हैव एन एक्स्ट्रा प्लेयर डैश सम रेगुलर प्लेयर गेट्स हर्ट। ठीक है, दूसरा, द एक्स्ट्रा प्लेयर shall get a chance to play dash some regular player gets hurt। ठीक है, तो ये देखो ये दो सेंटेंस हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। मान लो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब जल्दी से बताओ ए और बी में इफ केस और इनका इफ और इन केस का यूज करना है। किसमें इफ लिखें, किसमें इन केस लिखें। वी शैल हैव एन एक्स्ट्रा प्लेयर डैश सम रेगुलर प्लेयर गेट्स हर्ट। रेगुलर प्लेयर लिखा हुआ, गलती से ऐसे लिख गया, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन वो लिखा हुआ है सम रेगुलर प्लेयर गेट्स हर्ट। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है द एक्स्ट्रा प्लेयर शैल गेट अ चांस टू प्ले डैश सम रेगुलर प्लेयर गेट्स हर्ट। नहीं, टेंस कंप्लीट नहीं होगा बच्चे, अभी कल भी क्लास है। अब देखो फर्स्ट में आएगा इन केस। एक्स्ट्रा प्लेयर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लेयर का मतलब होता है जो हमारी टीम है उससे ज्यादा। तो अगर हम एक्स्ट्रा प्लेयर रख रहे हैं तो इसका मतलब उसको पहले रखा जा रहा है ना, बाद में रखोगे तो एक्स्ट्रा प्लेयर कहाँ हुआ, बाद में तो वो सब्स्टिट्यूट का आ जाएगा। तो फर्स्ट में आएगा इन केस कि वी शैल हैव एन एक्स्ट्रा प्लेयर इन केस हम रेगुलर प्लेयर गेट हर्ट, कि भाई हम पहले से एक एक्स्ट्रा प्लेयर रखेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारा कोई रेगुलर प्लेयर हर्ट हो जाए। अगर कोई रेगुलर प्लेयर हर्ट हो गया तो हमारे पास एक्स्ट्रा प्लेयर होगा जो उसकी जगह खेल लेगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा इन केस। अच्छा दूसरे में क्या है, वो जो एक्स्ट्रा प्लेयर होगा उसको खेलने का मौका तभी मिलेगा जब पहले रेगुलर प्लेयर हर्ट होगा। अगर रेगुलर प्लेयर हर्ट नहीं होगा तो उसे खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्लेयर है। तो पहले जब ये वाला काम हो जाएगा तब फिर वो होगा। तो चूंकि ये काम पहले होगा तो इफ, वो काम बाद में होगा तो इन केस। ठीक है, तो ये इफ और इन केस हो गया, वेदर हो गया। इफ और वेदर का डिफरेंस हमने सीखा, और वेदर और दैट का डिफरेंस हमने सीखा। इन केस और इफ का डिफरेंस हमने सीखा। ठीक है, बाय द टाइम का यूज हमने सीखा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फ्यूचर का सिचुएशन हमने सीखी। ठीक है, तो इतना कुछ आज हमने सीखा है। और फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर के एक्शंस को, अलग अलग टाइप के एक्शंस को हम फ्यूचर में कैसे कैसे लिख सकते हैं ये सीखा। तो चलो ये अपना रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो। बाकी कल भी टेंस की ही क्लास है। ठीक है, खत्म होगा तो मैं बता दूंगा, अभी नहीं खत्म हुआ है। ठीक है, बाकी सभी को बाय, थैंक यू एवरीबॉडी। यूट्यूब पे एक सेशन है 20 मिनट बाद, 8:50 पे एक प्रैक्टिस क्लास लगा रखी है। ठीक है, टाइम रहेगा तो यूट्यूब पे मिलते हैं। बाकी थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।